अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नावल का सेकंड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को प्रीवियस नावल अच्छा लगा होगा। चलिए अपना आगे का नावल कंटिन्यू करते हैं। उसकी कमज़ोरी। मुझे वली अहमद की कमज़ोरी ला कर दो हाशिम, फिर मैं तुम्हें इसका सर ला कर दूँगा। उसकी क्या कमज़ोरी होगी भला? कमज़ोरी होती है, हर एक की होती है, उसकी भी होगी। मसलन वो क्या वो किसी को पसंद करता है, किसी से मोहब्बत करता है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो उसके करीब हो, कोई ऐसा जो उसे अजीज़ रखता हो। हसन की बात पर हाशिम ने नज़रें चंद पल सुकेड़ी कर सोचने की कोशिश की थी, मगर जवाब नदारद था। उसे वली की ऐसी कोई खामी नहीं पता थी। ढूंढो, उसकी कमज़ोरियाँ ढूंढो। अगर वो तुम्हें मरा हुआ चाहिए तो मेरे पास उसके वीक पॉइंट्स लाओ। और फिर वापसी के सारे रास्ते उसके जहन में हसन की बातें गूंजती रही थीं। कमज़ोरी, वली की कमज़ोरी क्या हो सकती है? वो बेखौफ है क्योंकि कोई भी उसके आगे पीछे नहीं है, मगर कोई तो होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि जहाँ वो चूका होगा, जहाँ उसने गलती की होगी। हाँ ज़रूर। डायरी यूँ करते हुए उसका जहन तेज़ी से काम कर रहा था। शादी के दिन के बाद से नाजिया उससे मिलने नहीं आई थी और ना अमल ने उससे उसके घर जाकर मनाने की कोशिश की थी। उसका जहन पहले ही परागंदा था। मज़ीद वो नाजिया के नखरे उठाने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। पेपर्स की वजह से उसने ज़्यादा से ज़्यादा कमरे में रहकर पढ़ने का फ़ैसला किया था। ये एक किस्म का बहाना भी था कि जिसके ज़रिए वो वली का सामना करने से बच सकती थी। वो खुद के दिल को नहीं रोक सकती थी, मगर उसकी जानिब बढ़ते कदमों को तो रोक सकती थी ना। और जो वो कर सकती थी उसे वो करना चाहिए। तो उसने खुद को कमरे में मुकीद कर लिया था। अमल बीजान ने उसके कमरे में झांकते हुए उसने किताबों से सर उठाया था। कदामत दीवार गिर शीशे की खिड़की से गिरती हुई धूप में उसका चेहरा चमक रहा था। गीले बालों को कमर पर खुला छोड़े सिया चूड़ीदार पजामे और सिया ही लंबे कमीज़ में मलबूस उसका जहन धुला धुलाया सा लग रहा था। मोमी जिल्द से चंद गीली लटों को हटाती वो कोई मोम की गुड़िया जैसी ही दिखती थी। जी बीबी जान। उसने एक हाथ में पेन और दूसरे में कागज़ पकड़ रखा था। शायद वो अपने नोट्स इकट्ठे करके तरतीब से कर रही थी। 2 दिन से कमरे में बंद है, खैरियत तो है? वो उसके कमरे में चली आई तो अमल भी जो झुकी हुई थी सीधी होकर बैठी थी। सीधे होने से उसके चेहरे पर पड़ती धूप जाविया बदलने की वजह से गायब हो गई थी। जी बीजान, बस तैयारी करने हैं पेपर्स की। आपको तो पता है ना कि कितना पढ़ना पड़ता है। बगैर पढ़े कहाँ गुजारा है। उसने किताबें परी की और बीजान के साथ बेड पर आ बैठी थी। नहाने की वजह से उसके बाल गीले थे। उसने गीले बालों को समेटकर आगे कंधे पर डाला और बीजान की गोद में सर रख लिया था। बीजान ने झुककर उसकी सभी पेशानी चूमी जो उसके लब आप मुस्कुराने लगे थे। कितना सुकून था इनके आगोश में। क्या हो गया है मेरी बच्ची को? क्यों मुझे बुझी बुझी सी लग रही है आजकल? उन्होंने नीरी मोहब्बत शफकत से कहा तो उसका दिल करार में आ गया था। पिछले दिनों की फैली बेचैनी जैसे छटने लगी थी। कुछ नहीं बीजान, बस दिल पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है। बोझल सा घबराया हुआ, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। कुछ होने वाला है? उसने कमरे में गिरती धूप के अंदर घूमते नन्हे ज़र्रों को देखते हुए कहा तो बीजान ने नासमझी में मुस्कुराकर उसे देखा था। उसकी खूबसूरत आंखें कमरे में बिछी धूप पर जमी हुई थी। होता है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन क्या कोई बात है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? पहले तो मेरी अमल ऐसी नहीं थी, अब मेरी घर के सबसे खूबसूरत फूल को क्या हुआ है? उसने उनकी बात पर शहद रंग आंखें उठाकर उन्हें देखा था। वो बीजान का परतू थी। पल भर के लिए जमानी बेगम को लगा वो अपनी जवानी देख रही हैं। कुछ नहीं बीजान, वही है तो समझ नहीं आ रही मुझे। और अगर कोई वजह समझ भी आ रही है तो वो इतनी मुहब्बम है कि मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही हूँ बीजान। मेरा दिल अब पहले की तरह खुश नहीं होता। मैं क्या करूं? बच्चों की तरह उसने सवाल किया तो बीजान मुस्कुराई थी। उनकी अमल कब इतनी बड़ी हुई उन्हें तो पता ही नहीं चला। क्यों हो रहा है मेरी बच्ची का दिल बोझल? किसने परेशान किया है मेरी अमल को? और परेशान लफ्ज़ पर उसकी आंखों के सामने वली का चेहरा घूमा तो उसने सर झटका था। उसकी बिलावजह की खड़ी की गई दीवारों में अब उसका दम घुटने लगा था और वो उसको देखना भी नहीं चाहती थी। उसने उससे बहुत परेशान किया था, मगर अब नहीं, वो ख़ुद को बदल लेगी। वो इस अजियत में मज़ीद नहीं रह सकती बीजान। वो एकदम ही उठकर बैठी थी। अगर किसी को कोई अच्छा लगने लगे, मतलब बिला वजह, या फिर वो शख्स उसे पसंद आने लगे, ख़ासकर एक लड़की को, तो क्या ये बुरी बात है? मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, मुझे एक मेरी दोस्त ने पूछा था। मुझे इसका जवाब नहीं समझ आया। आपको क्या लगता है? आखिर में मोहतात होकर इनका चेहरा देखा, मगर बीजान के तासुरात वैसे ही नर्म नर्म से थे।
ये बुरी बात है या अच्छी बात मैं नहीं जानती अमल, मगर मैं इतना जानती हूँ कि शादी से पहले औरत की ज़िंदगी में आने वाला मर्द तबाही के सिवा कुछ नहीं लाता। उनकी बात सुनकर वो चंद पल साकत रह गई थी। निकाह से पहले अगर औरत किसी को अपने दिलो दिमाग में जगह देती है, किसी को अपनी आंखों से देखे जाने वाले ख्वाबों का हिस्सा बना लेती है, या फिर वो उसकी चाहत को खुद पर लिबास की तरह ओढ़ती है, तो ये खतरे की घंटी है। अगर उसकी शादी वहाँ नहीं हुई, कहीं और हो गई, तो जानती हो क्या होता है? उन्होंने मशफ़क़ निगाहों से उसकी आंखों में देखा और धुआं धुआं चेहरा लिए जैसे जम सी गई थी। तो फिर वो किसी दूसरे के निकाह में होते हुए भी इस ताल्लुक़ का हक़ नहीं अदा कर पाती। वो इस ताल्लुक़ का ताल्लुक़ नहीं बना पाती, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और आखिर में थक हार कर औरत अपना घर ख़राब कर लेती है। वो किसी एक की होकर रहने की कायल होती है, मगर अमली ज़िंदगी में इसका दिल और इसका जिस्म दो मुख्तलिफ़ सिमत का मुसाफिर बन जाता है, जो कि इसको कहीं का रहने नहीं देता। उन्होंने अपनी बात समेट कर उसे ऐसे देखा तो वो पल में संभली थी। न जाने उसके सर्दी में अजीब सी घुटन क्यों होने लगी थी। फिर भी हिम्मत करके उसने दोबारा सवाल किया था, तो ऐसे में क्या करना चाहिए बीजान? इसमें औरत का कोई कसूर नहीं, इसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं होती है। मोहब्बत तो बस हो जाती है। वो किसी की इजाज़त से नहीं लेती, किसी के दुख दर्द, किसी के हालात का इंतज़ार नहीं करती। फिर ऐसे बेकाबू जज्बे का सज़ा उस इंसान को क्यों दी जाए जो इस सब में कसूरवार था ही नहीं? ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ बीजान। वो जैसे बिलबिला उठी थी। वो तो इससे मोहब्बत कर बैठी थी, उसकी चाहत में उसे इतनी ही रातें जाग कर गुजारी थी, तो क्या वो भी ख़यानत की मरतकब थी? क्या उससे भी गुनाह सरजद हो गया था? मगर उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, उसने ये सब खुद नहीं किया था, ये तो बस हो गया था। ये हमारा वहम होता है बच्चे कि हम कसूरवार नहीं हैं। वो मुस्कुराई तो उसे लगा कि कमरे में गिरती धूप उसके बेड तक आ गई है और अब उसके बेड से होते हुए वो उसे अपने आग में झुलसाने के लिए बेताब है। हम कसूरवार हो, मोहब्बत तो बीज की मांद होती है, किसी भी जर्जर दिल की ज़मीन में ये बीज आ लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, वो रुकी तो उसे लगा वो कभी अपनी आंखें नहीं झपक पाएगी। उसे लगा वो पत्थर की हो जाएगी। बीज तो आबियारी से तनावर दरख्त बनते हैं। ये मोहब्बतें, नफ़रतें, हसद, ये सारे जज्बे तो बीज की तरह होते हैं। हम इनकी देखभाल करते हैं, सदियों इनके साथ वक्त गुजारते हैं, अपने अंदर नहीं जगह देते हैं। इन सब की परवरिश किसी मासूम पौधे की तरह करते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है अमल कि वो सारे पौधे जिनकी सदियों आबियारी की गई हो, वो तनावर दरख्त बन जाते हैं और इन्हें अपनी ज़ात से उखाड़ फेंकना हरगिज़ भी मजाक नहीं होता। जी बीजान खामोश हुई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने चलती फिल्म रुक गई हो। वो फिल्म उसकी ज़िंदगी की फ़िल्म थी, जिसमें उसने कई रातें जागकर कई साल तक उस नन्हे से बीच आबारी की थी। उसकी मोहब्बत को संवारा था कई साल। हाँ, कई साल से वो यही तो कर रही थी, जब से शऊर की दुनिया में आई थी, जब से वो आँखों को अच्छा लगने लगा था। और अब वो चली थी इस तनावर दरख्त को उखाड़ने, इस मोहब्बत को ख़त्म करने। ये सब इतना आसान तो न था। उसे पहली दफ़ा मामले की संगीनी का एहसास हुआ था, और दिल के मामले से ज़्यादा भला कौन से मामला ज़्यादा संगीन हुआ करते हैं। अब तुम अपने बालों को संवारो, देखो सूखने लगे हैं। और हाँ, मैंने सूजी का हलवा बनाया है, तुम्हारा पसंदीदा, जल्दी से आ जाओ। वो उसके माथे पर प्यार करती हुई उठी तो उसे लगा कि बेड पर चढ़ती धूप उसके पैरों को जलाने लगी है। उसने घबराकर पैर समेटे थे। कुछ देर नरम गर्म सी धूप अब उसे भड़कती आग लग रही थी। वली सर, आपको सरदार बाबा बुला रहे हैं हवेली में। वो डेरे पर बने ऑफिस में काम कर रहा था जब शाहनवाज की बात पर सर उठाकर उसे देखा था। उसके आसपास बहुत सी फाइल्स बिखरी हुई थीं और बहुत सा काम अभी उसका रहता था। सरदार बाबा का बुलावा आ गया था और वो एक सेकंड की देर भी नहीं करना चाहता था। उसने सारी फाइल्स पर परे करके टेबल से मोबाइल, चाबियाँ और चश्मा उठाता फिर ऑफिस से बाहर निकल आया था। डेरा हवेली से आधे घंटे के फासले पर था। उसने गाड़ी में बैठकर इग्निशन में चाबी घुमाकर इंजन के हरकत में आते ही उसने कार आगे बढ़ा दी थी। आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद वो हवेली पहुंचा तो मामूली से ज़्यादा इस हवेली में चहल पहल महसूस हुई थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी। सिया कमीज शलवार में मलबूस, कंधों पर भूरी शॉल डाले, वो दूर से चलता हुआ ऊंचा शानदार सा मर्द लग रहा था। लॉन अबूर करके वो हवेली के दाखिली दरवाजे में दाखिल हुआ तो उसने आंखों पर लगे चश्मे को उतारा और उसी संजीदगी से आगे बढ़ता गया था। सीढ़ियाँ चढ़ते उसके कदमों की धमक पता देती थी कि वो आ गया है। हाँ, वो ऐसा ही था, इतना ही दिलकश, इतना ही दिलफरेब। सरदार बाबा के कमरे के बाहर पहुंचकर वो चंद लम्हे ठहरा। वहाँ फिर जैसे ही दस्तक देने के लिए उसने हाथ उठाया था, उसका हाथ हवा में ही मुतल्लिक रह गया था। कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था और
वो जो कोई भी था सियाह लिबास में मलबूस था। उसकी नज़रें पहले दूध या फिर पैरों पर पड़ी, फिर ऊपर उठती गई थीं। वो नाजुक सरापा में कोई कैद वजूद था और चेहरे पर उसकी निगाह पड़ते ही गोया उसका दिल बंद हुआ। शहद रंग खूबसूरत आंखों से उसे देखते अमल की निगाहों में बेबला की हैरत थी। चंद पल लगे थे वली को संभलने में। उसने गला खंगार कर बेख्तियार ही नजरें फेरी। अमल के सर से ढलकता हुआ दुपट्टा उसके शानों पर गिरा था। वो सियाह बालों के हाले में मुकीद उसका चेहरा वली को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर गया था। वो भी संभल कर उसके साथ से निकलने लगा था तो उसे बहुत हल्के से टकराई थी। अंदर जाते वली के कदम जिस्म जम से गए थे और अमल वो घबरा कर वहाँ से भाग आई थी। उसने दोबारा पीछे मुड़ कर वली को देखा तक ना था। वो सराअत से कमरे में दाखिल हुआ और अमल वो किचन में जा चुकी थी। अरे वली, आ गए तुम? सरदार बाबा अखबार देख रहे थे। उसे देखकर मुस्कुराते हुए सीधे हुए, फिर अखबार लपेट कर साइड टेबल पर रखा था। उनके चेहरे पर तंदुरुस्ती की झलक देखकर वली को कुछ सुकून मिला था, वरना कुछ देर पहले होने वाली मुठभेड़ से उसका जहन माफ कर दिया था। वली बच्चे, बात दरअसल ये है कि बख्तियार और निसार की शादी रखी है हमने। बी जान कह रही थी कि अमल के फ़र्ज से भी फारिग हो जाते हैं, मगर मुझे लगता है अमल अभी छोटी है और पढ़ भी रही है, इसीलिए इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इसका कुछ सोचेंगे। अलबत्ता बख्तियार और निसार की शादी है वली, और वो भी अगले महीने, तो तैयारी बहुत करनी है, काम बहुत है और वक्त कम है। अमल का जिक्र और ऐसा खुशगवार जिक्र उनके मुंह से सुनकर वली को लगा था उसकी ज़ात से कोई बोझ हटा है। उसके दिल पर पहाड़ खाते हैं, मगर अब एकदम ही उसका दिल अब बोझ से आज़ाद हुआ तो उसने ख़ुद को हल्का फुल्का सा महसूस किया था। तुम तो जानते भी कि केसेस और ज़मीनी मसाइल में इनको जल्द अज जल्द निपटाओ और शादी की तैयारियों में इस बूढ़े बाप की मदद करो। वो आखिर में हंसते तो वली मुस्कुरा दिया था। आप फिक्र मत करें, मैं वैसे भी लगा हुआ हूँ सारे मामलात समेटने में, आप टेंशन मत लें। उसने उनकी तसल्ली करवाई थी तो वो खुले दिल से मुस्कुराए थे। जब कहते हो ना कि मैं सब कर रहा हूँ या मैं सब कर लूँगा, जानते हो कैसा महसूस करता हूँ मैं? उसने उनके मुस्कुराते लहजे पर लब्बों पर तबस्सुम रोक कर उन्हें देखा था। आज उसका दिल चाह रहा था मुस्कुराने का। आज उसे मुस्कुराना बुरा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन बाप हूँ कि जिसके नसीब में ऐसा ज़िम्मेदार बेटा लिखा है कुदरत ने। तुम बहुत ही कीमती हो वली, मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे मामले में। वो खामोश हुए तो उसने मोहब्बत से गर्दन झुका दी थी। अच्छा हाँ, वो नूराबाद वाली ज़मीन का क्या हुआ? केस किया तुमने? उन्हें ये एकदम ही याद आया तो वो पूछ लिया था। वली मुस्कुराता हुआ उठा था। केस करने की नौबत नहीं आएगी सरदार बाबा, हसन शाह का पैगाम आया है मेरे पास। वो ये ज़मीनी मसाइल अपने इंतखाबात से पहले ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत खूब, अच्छा जाओ और अपना ख्याल रखना। वो उनकी इजाज़त पर उन्हें सलाम करता कमरे से बाहर निकल आया था और जब वो किचन के पास से गुजरने लगा तो बीजान ने उसे किचन से ही आवाज़ दी। वो किचन में चला आया तो उसकी नज़र बेइख्तियार ही उस सरापे की जानिब उड़ गई जो उसके जानिब पुश्त किए खड़ी थी। उसने अपनी उमड़ती मुस्कुराहट बामुश्किल रोकी थी। अमल ने भी जान के इस आवाज़ देकर अंदर बुलाने पर ज़ोर से आंखें मींची थीं। उफ, एक तो भी जान भी ना। अब वो क्या करेंगी? नहीं, वो उसका सामने नहीं कर सकती, अभी बिल्कुल भी नहीं। उसने जल्दी से अपना रुख फेरा था। वो अब किचन में खड़ा बीजान से बातें कर रहा था। यकायक बीजान ने उसको आवाज़ दी तो उसने ज़ोर से आंखें बंद करके खोली थीं। खुदाया नहीं, वो उसे हरगिज़ भी नहीं देखेगी। जी बीजान, उसकी जानिब से यकसर अनजान बंदे। उसने जी खड़ा करके बीजान से सवाल किया तो बीजान, जो वली से बातें कर रही थी, उसे रोक कर देखा था। अरे देख क्या रही हो? सूजी का हलवा दो वली को, इसको भी तो बहुत पसंद है। आपने सूजी का हलवा बनाया है? उसके खुशगवार इस्तफसार पर उसने बामुश्किल ख़ुद को गुस्से में आने से रोका था। दिल किया सूजी का हलवा उस पर उलट दे। हाँ, तुम्हारे और अमल के लिए, उसे भी तुम्हारी तरह बहुत पसंद है। उफ़ उफ़ बीजान, ना बस। उसने गरम गरम हलवा प्याली में निकाला और चम्मच उसमें रख कर उसे वली की जानिब बढ़ा दिया था। वली ने मुस्कुराहट रोक रखी थी। उसका डिम्पल जो खूब मुस्कुराहट रोकने की वजह से पड़ता था वो उभरा हुआ था। अमल ने दांत पीसे थे। वो हलवा खाकर बीजान से सर पर प्यार लेता हुआ किचन से पलटा तो उसने सुकून का सांस खारिज किया था। बड़ी हंसी आ रही थी जनाब को।
मैं जानबूझकर नहीं टकराई थी, वो तो गलती से हो गया था। लेकिन फिर जो मैंने किया, उफ। उसने फिर से अपनी आंखें मींची थीं। उसके कान सुर्ख होने लगे थे। किचन की खिड़की जो लॉन में खुलती थी, उसने उससे झाँक कर बाहर देखा था। वो चश्मा आंखों पर चढ़ाता हुआ दूर होता जा रहा था, और सिया कमीज़ शलवार में जो वो जच रहा था वो अलग। मतलब क्या ज़रूरत थी सिया जोड़ा पहनने की भला। उसने गुस्से से सर झटका, मगर फिर दिल के हाथों मजबूर होकर खिड़की से बाहर झाँका। वो अब दूर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी निगाहें कहीं और ही टिक गई थीं। दूर लॉन से वली को महू होकर देखती नाजिया। उसके कानों से धुआं निकलने लगा था। ये क्यों देख रही है वली को? उफ। इसने खुद को ऐसे सोच पर घर का घुरका था और अपने कमरे की जानिब दौड़ गई थी। ये जाने बगैर कि वली उसकी मासूम हरकत पर मुस्कुराता अब तक लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। लम्हों के फुआर में भीगता वली वापस गाड़ी में आकर बैठा तो चंद पल उस माहरूफ का चेहरा उसकी याद का सिया पर्दे पर जगमगाता रहा था। उसकी वो हैरत के रंग में ढली शहद रंग आँखों ने तो उससे कहीं वहीं कैद कर लिया था। उसने ज़िंदगी में दूसरा बार उसे इतने करीब से देखा था, और पहले कब ऐसा हुआ था? जैसे ही उसने याद करना चाहा, चंद सालों पहले आई एक शाम उसके आसपास बिखर गई थी। उसे यूं इतने करीब से नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उसे इस तरह देखकर वो खुद से हमेशा दूर चला जाता था। उसने निचला लब दांतों तले दबाकर अपने बेकाबू होते दिल को बस में करने की कोशिश की, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। सारे रास्ते में अमल का ख्याल उसका साथ नहीं छोड़ा था। सारे रास्ते वो उसके अंदाज़ व इतवार पर गौर करता आया था। कभी तो वो उससे इतना झिझकती कि हद नहीं, और कभी हाँ, और फिर से कुछ याद आया तो मुस्कुरा दिया था। कभी वो उसके साथ यूं पेश आती गोया कोई जालिम शहज़ादी उसे अपने किसी ज़र ख़रीद गुलाम पर बरस रही हो, मगर उसे इसके ये दोनों अंदाज़ अज़ीज़ थे, क्योंकि इनका हर अंदाज़, हर तरीका बहुत बावकार, बहुत ही पुरकशिश था। उसे फिर से उसका घबरा कर भागना याद आया तो वो खुद ब खुद ही उसके लब मुस्कुराहट में ढल गए थे, और वो जो उसे नज़रअंदाज करके भी जान को पुकारा था, उसने वली ने मुस्कुराते हुए मोड़ काटा था। आधे घंटे के सफ़र के बाद वो दोबारा डेरे पर मौजूद था। उसने कार का दरवाज़ा बंद किया और निस्वानी आंखों से चश्मा उतारता अपने ऑफिस में दाखिल हुआ था। अंदर मौजूद शाहनवाज, मोहसिन उसे आता देखकर यकदम खामोश हुए थे। उसने संजीदगी से एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर टेबल पर लगे हुए कुर्सी पर जा बैठा था। अब बोल भी दो शाहनवाज, क्या मसाइल है? उसने टेबल के दराज से झुककर फाइल निकालते सुकून से कहा। तो शाहनवाज ने सर पटाकर मोहसिन को देखा था। वो वली सर? शाहनवाज ने गला खंखारा। वली के चलते हाथ सुस्त हुए थे। हाँ कहो। वो वली सर, थोड़ी देर पहले नाजिया बीवी आई थी, कह रही थी कि वली को बुलाएं। हमने कहा कि वो तो हवेली गए हैं। हमने कहा भी कि थोड़ा इंतज़ार कर लें, मगर वो नहीं मानी और आपके आने से पहले ही निकल गई। क्या आपने उन्हें देखा हवेली में? आपकी मुलाकात हुई उनसे? वली की पेशानी शगन आलूद हुई थी। उसने हाथ में पकड़ी हुई फाइल सामने टेबल पर रखी और फिर उसी संजीदगी से शाहनवाज को देखा था। अगर वो दोबारा आए और मैं यहाँ ना मौजूद हूँ तो उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इसकी आवाज़ में हद दर्जा ही रुखाई थी। शाहनवाज ने सराहत से सर हिलाया था। जी जी सर, जैसा आपका हुक्म। लेकिन सर फिर? मतलब अगर नहीं उन्होंने आगे हसन को शिकायत कर दी तो, या फिर सरदार बाबा को? इस सब से मैं खुद निपट लूँगा। जी सर, जैसा हो आपका हुक्म। अच्छा वली सर, एक बात और, जो अल्लामुद्दीन साहब की बेटी का केस है उसकी आखिरी पेशी है कल, आप जाएंगे? उसने सर को खम दिया था। हाँ मैं भी जाऊँगा, मगर इस बात को यकीनी बनाओ शाहनवाज के फ़ैसला दीन साहब की बेटी के हक़ में ही आए। उसने उसे तनबीह की और फिर मोहसिन की जानिब मुतवज्जह हुआ था। क्या रिपोर्ट्स हैं नूराबाद वालों की? सर वैसे देखने में तो सब ठीक है, मगर मुझे लग रहा है जैसे कुछ पक रहा है। इतनी आसानी से बख्शने वाले लोग नहीं हैं वो। आप पिछली दफ़ा हाशिम साहब से मिले थे क्या? उसने बहुत मोहतात होकर ये सवाल किया था, मगर वली के चेहरे के तासुरात में कोई बदलाव, कोई वाक़या नहीं था। मिला था, लेकिन उसका इस सब से क्या ताल्लुक़ है सर? उसने आगे बढ़कर वली की टेबल पर खाक की लिफाफा रखा था। मैं जितने दिन नूराबाद वालों पर चेक रखता रहा हाशिम सर, मुझे उनके आसपास उनके साथ उठते बैठते दिखाई दिए हैं। और दूसरी जानिब हसन शाह खुद आपके सामने नहीं आया, बल्कि उसने आपके सामने एक ऐसे आदमी को बिठाया है जो शक्ल से ही गुंडा लगता है। शायद सिर्फ इसी लिए ताकि वो आपको खौफज़दा कर सके, मगर आपने ऐसा नहीं किया। और फिर हैरत की बात यह है कि उन्होंने अगले दिन ही आपको पैगाम भेज दिया कि वो ज़मीन देने के लिए राज़ी हैं। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? मोहसिन बहुत ज़रीक था, अगरचे उसकी उम्र कम थी, मगर वो लोगों पर चेक रखने में बहुत माहिर था।
वली ने उसकी बात पर खाकी लिफाफे से तस्वीरें निकाल कर देखी थीं। वो सारी हाशिम और हसन की शाह की तस्वीरें थीं। जानता हूँ कि कुछ तो मसला है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि फ़िलहाल इनकी दुखती रख इलेक्शन है। अभी सिर्फ इन्हें इसकी कमज़ोरी के ज़रिए काबू किया जा सकता है, मगर वो अपने बदला नहीं छोड़ा करते। मैं इससे भी वाकिफ़ हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है नवाज़? उसने कुछ समझ कर कहते हुए यखलत ही शाहनवाज़ से पूछा तो वो अदब से कहने लगा, सर, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरा तजुर्बा है, वो आप पर हमला कर सकते हैं। और सबसे अजीब बात तो मुझे इस वक्त महसूस हो रही है वो ये है कि क्या सिर्फ ज़मीनी झगड़ा नहीं है, उन्हें आपसे कोई ज़ाती खार है। और इस बात की तो वली अच्छे से जानता था कि वो ज़ाती खार कहाँ है। क्या आपका नूराबाद वालों से कोई पुराना झगड़ा है? शाहनवाज़ ने उससे रुक कर पूछा तो उसका सर खुद ब खुद ही नफ़ी में हिला था। नूराबाद वालों से नहीं, अलबत्ता उसका झगड़ा है जो नूराबाद वालों का जिगरी यार है। उसके इशारे पर शाहनवाज़ मोहसिन दोनों ने मुतफ़िक़ होकर सर हिलाया था। हमारे ज़मीन का मसला तो हल हो गया है, मगर आपको अपनी हिफाजत करनी होगी। उनका इलेक्शन लटलने के बाद ना जाने क्या सोचे बैठे होंगे वो लोग। आप पर ज़ाती हमला भी किया जा सकता है, आपको जिस्मानी नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। शाहनवाज़ ने उसे ख़बरदार किया, जिसे उसने सर झटक कर उड़ा दिया था। कुछ नहीं होगा, मेरे मामले में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रहे कि वो कहीं सरदार बाबा को या हवेली में किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। और अभी तुम उनकी निगरानी छोड़ दो, क्योंकि उनके हाथ पांव फ़िलहाल बंद हुए हैं। बस इलेक्शन के बाद उन पर नज़र रखना। उसने बात ख़त्म करके सामने रखी फ़ाइल खोली तो मोहसिन बाहर की जानिब बढ़ गया था। अलबत्ता शाहनवाज़ एक खाकी लिफाफा लिए उसकी टेबल पर रखकर सीधा हुआ था। वली ने सवालिया आइब्रो उठाकर पहले लिफाफे और फिर शाहनवाज़ को देखा था। सर, ये नफ़ीस अहमद के मालूमात है। उसके बताने पर वली ने खुद की लिफाफे उठाया और टेबल के दराज में डाल दिया था। अभी इस मामले को रहने दो नवाज़, और अब तुम जा सकते हो। क्या इसके हुक्म जारी करने पर शाहनवाज़ ने समझकर सर हिलाया और बाहर की जानिब बढ़ गया था। नाजिया उंगलियां आपस में फंसाए हुए बहुत ही बेचैन सी लॉन में टहल रही थी। जब वो हवेली पहुंची तो उसने वली को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा था, लेकिन उसकी आवाज़ देकर मुतवज्जा करने बुलाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो खौफज़दा होकर पैर पटकती हवेली के अंदर बढ़ी तो सामने से आती उसकी माँ ने उसके तेवर बगौर देखे थे। क्यों बेटा, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि तुम यूँ इस तरह पैर ज़मीन पर मारकर चल रही हो? उसने बेचैनी से सांस खारिज करते हुए अपनी माँ को उकताई नज़रों से देखा था और सोफे पर धम से बैठी थी। अरे, कुछ पूछ रही हूँ मैं। अर्जुमंद ने उसके बिगड़े मूड को जाशी नज़रों से देखा तो नाजिया को मज़ीद कोफ्त होने लगी थी। क्या है अम्मा, क्यों बिला वजह सर पर सवार हो? उसकी उकताहट पर अर्जुमंद की तेवरियाँ चढ़ गई थीं। ये क्या तरीका है भला माँ से बात करने का? आजकल की नस्ल में तो नाम को ही तमीज़ नहीं रही है। जाकर सीखो कुछ ज़माने की बेटी से। आवाज़ तक नहीं सुनाई देती उसकी। क्या सलीका तरीके से उठती बैठती है, हर आँख में सताइश उमड़ती है उसे देखकर। और एक तुम हो कि जैसे चलने का ढंग भी नहीं आया है अब तक। उसके मध्यम धम करके चलने पर वो चोट करती उसे सुलगा गई थी, और अमल के हवाले से तो जलती पर तेल का काम किया था। वो एकदम ही हाथ से उखड़ गई थी। हाँ तो जाएं, इसे ही बना लें अपनी बेटी। मैं तो हूँ ही आवारा और मनहूस, वो भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। ज़रा आंखें खोलकर देखे तो पता चलेगा कि कितनों को काबू कर रखा है उसने अपनी मासूमियत से। उसने तफक्कर से कहने पर अर्जुमंद की आंखों में नासमझी उभरी थी। अमल का ऐसा जिक्र नाजिया ने पहले कभी नहीं किया था। अरे, क्या बक रही है? जब बात उनके समझ में नहीं आई तो उसे कोसते हुए पूछा था। जवाबन वो तेज में बोली थी, आपको क्या लगता है कि जिसको अपने नफीस के लिए मांग रही हैं वो कोई देवी है या फिर दूध की धुली है? अरे, वली को फंसा रखा है उसने। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर अर्जुमंद को लगा उनकी बेटी का दिमाग चल गया है। उसे ज़ोरदार थप्पड़ कंधे पर मार रहा था उन्होंने। क्या बकवास कर रही है लड़की? क्या बके जा रही है अमल के लिए? अपने होने वाली भाभी के लिए ऐसी बात करते शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? और वो क्यों इस हराम की औलाद को फंसाने लगी? और क्या बाकी सारे लड़के मर गए हैं? उस वली पर तो कोई थूके भी नहीं। उन्होंने अमल की तरफदारी में एक लंबा कसीदा पढ़ा तो नाजिया को मज़ीद आग लग गई थी। हाँ हाँ, अब तो तुम तो ही कहोगी ना, होने वाली बहू जो ठहरी तुम्हारी। मगर मैंने उस दिन खुद उसे अपनी आंखों से वली के साथ रंग रलियाँ मनाते हुए देखा था अम्मा। अब कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और मैं तो हूँ ही सदा की झूठी। उसकी बात पर अर्जुमंद कुछ संजीदा हुई थी। कब देखा है तो उन्हें साथ तुम्हें? उन्हें अब भी उस पर भरोसा नहीं था।
उस दिन जिस दिन मैं शादी में गई थी सामिया की, तौबा तौबा, उसने भरपूर अदाकारी करते हुए कानों को हाथ लगाए थे। पूरा 1 घंटा वो वली के साथ गाड़ी में बैठी गप्पे हाँक रही थी। मैं तो निकल आई गाड़ी से। मुझे तो शर्म आ रही थी उन्हें इस तरह देखकर। उसके मिर्च मसाला लगाकर बताने पर अर्जुमंद को अपने कान तपते हुए महसूस हुए थे। उन्हें ना जाने क्यों उसकी बातें सच लगने लगी थीं। तू सच कह रही है नाजिया, देख झूठ ना बोलना मुझसे। उन्होंने तस्दीक करते हुए उसे तनबीह की तो उसने कानों को हाथ लगाया था। माफ़ करे मुझे ऊपर वाला अम्मा, माफ़ करे मुझे ऊपर वाला अम्मा, अगर जो झूठ बोलूँ तो अल्लाह तौबा। मगर अम्मा, एक बात है कि एक सब में वली का कोई कसूर नहीं है। वो बेचारा तो आँख तक उठाकर नहीं देखता किसी लड़की को। उसे अमल ने ही डोरे डालकर फंसाया है। उसके दिल में ठंडक उतरी थी। अब अमल को पता चलेगा कि आखिर एहसास ज़िया क्या होता है। उसने उस दिन दरवाजे के पार अमल और सामिया की बातें सुन ली थी और तब से ही उसकी जलन में इजाफा होता जा रहा था। अम्मा को इस तरह से बताकर उसे कमीनी सी खुशी मिली थी और दूसरी जानिब अर्जुमंद बेगम बहुत कुछ सोचते हुए अपने दिल पकड़ कर बैठ गई थी। जो नफीस को अमल के साथ इतनी जल्दी शादी पर इनकार कर दिया था, तो क्या इस सब के पीछे वजह उनका मुआशका था और वो हराम की औलाद वली, वो तो पैदा ही गंदे खून से हुआ था। जाहिर है वही करेगा जो उसके माँ बाप ने किया था, उसके हट कर कुछ थोड़ी करेगा। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हुई फ़ोन के जानिब बढ़ी तो नाजिया को लगा था कि उसका काम हो गया है। अब वो बताएगी अपनी बड़ी जेठानी को और इस तरह बात सारे ख़ानदान में फैल जाएगी। और अमल, उसके चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट उभरी थी, वो कहीं की नहीं रहेगी। फिर वली सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। कुछ देर पहले की बेचैनी उस पर से छट गई थी और अब वो ख़ुद को बहुत ही तरोताज़ा महसूस कर रही थी। रात की फैली स्याही में अजीब सी घुटन होने लगी थी। वो डेरे से कुछ देर पहले ही आया था और उसके बढ़ते कदम अपने लॉन से मुतसिल कमरे में जानिब थे। लाउंज में अजीब सारिश हो रही थी। उसकी नज़रें सोफ़े के दरमियान हल्का बनाए हुए बैठी लड़कियों पर पड़ी जो ढोलक दरमियान में रखे हुए बजा रही थी। ऊपर सोफ़े पर बीजान और निगार बेगम बैठी थीं। किचन से लवाजमात की ट्राली घसीट कर लाती हुई नूरा पर उसकी नज़र पड़ी तो वो चौंक सीधा हुआ था। अमल उसी सियाह जोड़े में मलबूस मगन सी नूरा से बातें कर रही थी। उसने संजीदगी से बगैर किसी को जवाब कोई बात किए रुख अपने कमरे की जानिब मोड़ा था। इससे औरतों के रश से उलझन होती थी। कमरे में आकर उसने शानों पर धरी भूरी शॉल को उतार कर सोफ़े पर डाला और वही सोफ़े पर बैठ गया। फिर झुककर अपने पैरों को पेशावरी चप्पलों से आज़ाद किया और बालों में हाथ फेरता हुआ वॉशरूम के जानिब बढ़ गया था। जब वापस आया तो उसकी आस्तीनें बाजू तक चढ़ी हुई थी और बाजू कोहनियों तक गीले हो रहे थे। उसने जानामाज डाला और नियत बांधकर खड़ा हो गया था। इसी पल नूरा ने दस्तक देकर उसके कमरे में झांका था। वो उसे नमाज पढ़ते देखकर वापसी पलटने लगी तो अमल उसे टकरा गई थी। क्या हुआ वली साहब, खाना नहीं खा रहे? उसने अधखुले दरवाजे से कमरे में झांका तो उसे वली रुकू में झुका हुआ नजर आया। उसका दिल भी इख्तियार ही रुका उसकी जानिब हमकने लगा था। उसने सर झटक कर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और नूरा को कहा कि कुछ देर बाद आकर उससे खाने का पूछा जाए। नूरा उसी के साथ वापस पलट गई थी। कुछ देर बाद वली ने अपनी नमाज से सलाम फेरा और बगैर दुआ मांगे उठ खड़ा हुआ था। उसने अरसे से दुआ मांगना छोड़ दी थी। उसे अपने लिए अमल भी नहीं चाहिए थी। वो उसे अपने साथ ही अजाब में नहीं डालना चाहता था। जहाँ नमाज लपेट कर सोफ़े पर डालता वो कमरे से बाहर आया और लॉन की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। अंदर आते बख्तियार ने उसे उसका सामना हुआ था। वो उसे देखते ही तलखे तबस्सुम बख्तियार के चेहरे पर उभरी। वली की पेशानी शक्न आलूद हुई थी। आलूद करने के लिए काफ़ी था। तो जनाब ने अपने पंजे इस हवेली में और कुछ गाड़ ली हैं। आगा जान के चंद काम करके उनकी जूतियाँ सीधी करके जो तुम इस हवेली में अपनी जगह बनाना चाहते हो ना वली, इससे मुझे बेखबर मत समझो। लेकिन एक बात भी मेरी याद रखना, इस रेशम के घर में तुम टाट के पेबंद की हैसियत से रहोगे हमेशा। शायद किसी ने उसे नूराबाद वाली ज़मीन की कामयाबी से मिल जाने की इत्तला कर दी थी और आगा जान के सामने अपनी हैसियत एक बार फिर सिफर रह जाने पर वो खौल कर रह गया था। वली ने सख्त चेहरा लिए उसे देखा था और फिर पलटकर घर में मौजूद हंगामे को, क्या फिर से तुम अपना तमाशा शुरू करना चाहते हो? तमाशा? कौन सा तमाशा? कौन कर रहा है तमाशा? मैं? अपने सीने पर दस्तक देकर उससे पूछा तो वली ने दांत जमाए थे। ना तो तुम कल पैदा हुए हो वली और ना मैं। कौन तमाशा कर रहा है और कौन आगा जान को अपने इशारों पर नचा रहा है तुम जानते हो, और मैं भी। मैं तो उनकी औलाद हूँ।
होकर उनका इतना वफादार नहीं, और तुम तो ठहरे एक मुलाजिम, तुम क्यों इतने फुर्तीले हो गए हो उनकी बीमारी और कमज़ोरी में। उसके जहर खुंदा से इस्तफसार पर वली के चेहरे पर सर्द सी मुस्कुराहट उभरी थी। जब कोई अपनी जगह छोड़ देता है तो दरअसल वो दूसरा को दावत दे रहा होता है अपनी जगह की जगह पर रखने की। मैं तो गैर हूँ, मैंने कभी खुद को इस घर का फ़र्द बनाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन तुम तो अपने हो, अपना खून हो। तुमने इस सारे अरसे में उस खून का कितना हक अदा किया है। तुमने इस बाप की कितनी जूतियाँ सीधी की हैं। तुमने कब उनके चढ़ते बुढ़ापे में उन्हें अपना कंधा फराहम किया है? क्या कभी किया है? नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। बख्तियार का सिया पड़ता चेहरा देखा था। इस दुनिया में हर चीज़ का नेमे बदल होता है बख्तियार, और जो ऐसा समझते हैं कि ऐसा नहीं होता है वो बकवास करते हैं, धोखा देते हैं खुद को, मुकर करते हैं खुद के साथ। तुम भी यही कर रहे हो। करो, शौक़ से करो, लेकिन एक दिन तुम्हारी औलाद तुम्हें भी इसी तरह एक तरफ डाल देगी। इस दिन तुम भी किसी वली अहमद का इंतज़ार करोगे, लेकिन नहीं। वो रुक कर पल भर के लिए मुस्कुराया था और उसके चेहरे पर ऐसी आग थी जो सब को जलाकर खाक कर देने के लिए काफ़ी थी। वली अहमद सिर्फ उन्हीं को मुलाकात करता है जो अपने ज़र्फ़ का दामन बढ़ा कर किसी नाजायज़ को अपनी जायज़ ज़िंदगियों में जगह देते हैं। वली अहमद हर किसी की ज़िंदगी में नहीं होता, हर कोई शेख ज़मान नहीं होता है। आखिर में उसके लहजे में हद तक पर बख्तियार का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। अपनी बदअमालियों की दास्तान किसी के मुंह से सुनकर इंसान को चेहरे पर इसी तरह सुर्खियां बढ़ जाया करती हैं। वो इस पर सख्त निगाह डालकर आगे बढ़ने लगा था। बख्तियार का हाथ उसे एकदम रोक गया था। उसने उसके बाजू को पकड़कर आगे बढ़ने से रोका था। वली ने बहुत ज़ब्त से उसे देखा। वो भी जवाबन काट खाने वाली नज़रों से वली को देख रहा था। तुम्हें बहुत बातें करनी आ गई हैं वली, तुम ज़िल्लत भूलने लगे हो। तुम अपने से ऊंचा देखने लगे हो, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। क्या भूल गए हो कि किस तरह ज़िंदगी गुजारी है तुमने? वली के बर्फ चेहरे पर 1 इंच की मुस्कुराहट थी, एक मुस्कुराहट जिससे बख्तियार बेसुकून हुआ था। पता नहीं सब आजकल मुझे मेरे माजी के गुजरे औराक क्यों याद दिलाना चाह रहे हैं। शायद मैं तुम लोगों के गले में फंसी हड्डी बनने लगा हूँ, जिसे न तुम निकल सकते हो और ना ही उगल सकते हो। लेकिन ये सब मैं नहीं कर रहा बख्तियार, ये सब तो तुम्हारी अपनी जमा की गई बदअमालियाँ हैं जो तुम्हें इस तरह खौफज़दा किए हुई हैं। ये तुम्हारे अपने हाथ कमाए गुनाह हैं जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहे हैं। वली तो कल भी मिट्टी था और आज भी मिट्टी है। वली को तो ना कल किसी की चीज़ की चाह थी और ना आज है, लेकिन तुम। उसने उसका हाथ अपने बाजू से झटका। चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट अब गुर्राहट में बदलने लगी थी। तुम कभी चैन से नहीं जी सकोगे। जो बेगुनाह को बेवजह सज़ा दिया करते हैं, कुदरत उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। तुम भी कुदरत की निशाने पर हो। सब हैं तुम सब, और अपने कर्मा को अब तुम सब भुगतोगे, जदीद या बदेर, मगर भुगतोगे ज़रूर। उसने उसके मुकरू चेहरे पर निगाहें गलत डाली और सख्ती से लब पीछे आगे बढ़ गया था। बख्तियार दरवाजे में अब तक खड़ा सुलग ही रहा था। ढोल की आवाज़ से हवेली अब गूंजने लगी थी। मुझे नाजिया ने बताया है निगार भाभी कि वो वली के साथ पूरा 1 घंटा गाड़ी में बैठी गप्पे मार रही थी। उफ तौबा है, मैंने तो अपने कानों को छुआ। देखने को कैसी मासूम सूरत, भोली सूरत लगती है, मगर हरकतें तौबा भाभी। मैं अपने नफीस के लिए परेशान हूँ। कहता है कि शादी करेगा तो सिर्फ अमल से, नहीं तो सारी उम्र छड़ा छांट रहेगा। अब बताओ ज़रा मैं क्या करूँ? फ़ोन कान से लगाकर वो चेहरा पर ढेरों फिक्रमंदी लिए हुए फ़ोन से दूसरी जानिब मौजूद निगार बेगम से पूछ रही थी। उनके जवाब पर चंद लम्हे खामोशी से सुने गए, फिर कहने लगी थी, भाभी तुम आ जाओ ना घर, फिर मिलकर बात करते हैं। उन्होंने अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन रखा था और बेताबी से शाम का इंतज़ार करने लगी थी। कब वो निगार बेगम से मिलेंगी और कब उस मौजू पर बात करना उन्हें नसीब होगा। इस सारे किस्से से बेखबर ज़रा फासले पर वाक़या ऊँचे सुतूनों पर जमी सफ़ेद हवेली खड़ी थी। सर्दियों की नरम धूप हवेली के वसी अरीज़ लॉन पर गिर रही थी। सारे माहौल की खनकी खुद में समेट कर गिरती धूप से नरम ज़र्रों ने सब कुछ नरम गर्म कर रखा दिया। वो भी तैयार होकर हवेली के दाखिली दरवाजे से बाहर निकली और पथरीली रोश पर चलती हुई बीजान तक पहुंची, जो लॉन में आगा जान के साथ बैठी सर्दियों की धूप से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। चाय के घूंट भर रही थी। उसे आता देखकर मुस्कुराई थी। ज़मान भी उसे देखकर शफ़क़त से मुस्कुराए थे। वो उनकी ज़िंदगी के बाग का सबसे हसीन गुलाब थी, खिलता हुआ हसीन गुलाब। उसने सफ़ेद यूनिफॉर्म पे बड़ी सी सियाह चादर से ख़ुद को ढक रखा था। हाथ में पकड़ी हुई चंद फाइल्स और कॉलेज के सफ़ेद दुपट्टे लिए वो उन तक पहुँची थी। आगा जान फ़रीद कब तक आएगा? फारिग होकर उसने गालिबन ड्राइवर का नाम लेते हुए परेशानी से इस्तफसार किया था। सोंधी हवा उसके चादर पर पड़ाने लगी।
उसकी बीवी बीमार है बेटा, आना बहुत मुश्किल है उसका। तुम क्यों परेशान हो रही हो, वली ले जाएगा तुम्हें। अरे वो देखो आ गया वली। उनके कहने पर वो बेसाख्ता ही मुड़ी थीं और उसी सराहत से उसने अपना रुख वापस भी मोड़ लिया था। उसकी स्याह चादर उसके बालों से फिसली तो उसने आगे से खींचकर उसे माथे पर बराबर किया था। वो आ रहा था पीछे से, उसके इतने करीब पर भला वो कैसे नॉर्मल रह सकती थी। अमूमन उसका दुपट्टा या तो शानों पर होता था या फिर कभी कभी सर पर, मगर वली की मौजूदगी में वो इसी तरह कंफ्यूज होकर उल्टी सीधी हरकतें कर जाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम। करीब पहुंचकर उसने धीमे लहजे में सलाम किया और फिर जब वो झुककर भी जान से प्यार लेने लगा तो अमल की नज़रें उसके सर पर फिसली थीं। उसने निस्वारी रंग के कमीज़ से शलवार पर सिया चादर गर्दन की गिर्द लपेट रखी थी। चेहरा हमेशा की तरह संजीदा था, अलबत्ता आंखों का गुलाबीपन उसे मामूल से कुछ ज़्यादा महसूस हुआ। शायद वो पिछली सारी रात फिर नहीं सोया था। डेरे पर जा रहे हो वली? आगा जान ने चाय का कप सामने सफ़ेद मेज़ पर रखा और फिर उसे देखते पूछा था। उसने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया था, जी सरदार बाबा, कोई काम था? और फिर उसकी सरसरी सी उठती निगाह अमल पर पड़ी थी। अमल ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को कोना अंगूठे से कतरा था। बेटा फरीद नहीं आएगा 3-4 दिन और हमारी अमल के हो रहे हैं पर्चे। तुम इसे कॉलेज लेकर जाओ और कॉलेज से लेकर भी आना। उसे नरमी से हुक्म देकर उन्होंने अपना कप उठाया तो वली ने उसे गहरी संजीदगी से सर हिलाया था, जी सरदार बाबा, और फिर उसकी जानिब मुड़ा था। आइए बीबी। वो आगे बढ़ा तो अमल भी जान के सर पर प्यार लेती हुई पीछे हुई थी। वली ने फ्रंट सीट संभाली और अमल ने पिछली सीट। उसे एक नज़र देखकर वली ने कार आगे बढ़ा दी थी। खेतों के दरमियान बने कच्चे सड़क पर उनकी गाड़ी दौड़ रही थी। आसपास सरसों के खेतों पर गिरती नर्म धूप ने सारे सब्ज़-जार को चमका रखा था। एक लय में बहते हवा से एक समित को लहलहाते फूल अमल को इस समय बहुत ही भले लग रहे थे। उसने पलकें झपकाकर चेहरा अंदर मोड़ा और फिर शहद रंग आंखों से पीछे झांकते शीशे को देखा था। वली का संजीदा और काफ़ी हद तक अजनबी सा चेहरा उसके सामने आया था। वो कितनी गहरी संजीदगी से ड्राइव कर रहा था कि अमल ने उसे दोबारा देखने की हिम्मत तक न की थी। कभी कभी वो ऐसे नरमी बरतता था गोया सारे का सारा उसका हो, और कभी कभी यूँ अजनबी हो जाता था कि जानता तक ना हो। कल के वाक़े के बाद उसे लगा था कि उसका पिछले 4 साल का चढ़ाया हुआ सख्त सा खोल कुछ तो चटक ही गया होगा, मगर नहीं, वली आज भी उससे इतना ही दूर, इतना ही अजनबी था। ये उसका अंदाज़ था और वो उससे बखूबी वाकिफ़ थी। किस लम्हे के ज़ेरे असर वो भी उसके रूबरू नहीं आया था, या फिर शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो उसकी नरमी के बाइस आजमाइश का शिकार हो रही है। इसीलिए उसने हमेशा की तरह उसे बिखरते एहसास को समेटने के लिए ख़ुद को गर्दानंदा हिसार खींचा था, गिर्द अनदेखा सा हिसार खींचा था। वो इस हिसार ने अमल की सारी उम्मीदों पर हमेशा की तरह पानी फेर दिया था। उसका दिल डूब डूब कर उभरने लगा, मगर वो उसकी हालत से यकसर अनजान गहरी खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जैसे उसके नज़दीक उससे ज़्यादा कुछ अहम ना हो। उसने अपनी फ़ाइल का कोना फिर से अंगूठे से कतराना शुरू किया था। गाड़ी में फैली इस खामोशी ने उसे मज़ीद नर्वस कर दिया था। टाइम क्या है आपकी छुट्टी का? उसने उसको देखने की जहमत भी नहीं की थी। सामने लगे शीशे के पार देखते उसने बेतासुर सा सवाल किया था। अमल ने खुश होते होठों को आपस में मिस किया और बेख्तियार ही पलकें झपकाई थी। 12 बजे है छुट्टी। सर को झुकाया उसने कमज़ोरी सी आवाज़ में कहा तो वली ने इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी कॉलेज के गेट से आगे रोकी थी। वो होठ काटती बाहर निकली और दरवाज़ा बंद करके कॉलेज के गेट के समीप बढ़ गई थी। वली अब भी वैसे ही सामने देख रहा था। जब वो कॉलेज के अंदर बढ़ गई तो वो गाड़ी निकाल ले गया था। अमल आंखों में ढेरों पानी लिए कॉलेज के अंदर अंदरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। उसका दिल बहुत ही एहसासात के आमाजगा बना हुआ था। सारी ज़िंदगी गंद का ढेर रहोगे तुम, कभी इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं गुजार सकोगे। ड्राइव करते उसके जहन के कहीं पिछले हिस्से में बहुत अरसे पहले कहीं की गई निगार बेगम की बातें गूंजी थीं। उसने ज़ब्त से दाँत जमाए और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। क्या ज़रूरत थी हराम की औलादे घर में पालने की। कैसे वर्ड आ रहे हैं बार बार। आज जो भी ज़मान के साथ होगा वो खुद भुगतेगा, क्योंकि गंदे खून हमेशा बर्बादी ही लाते हैं। कभी खुशहाली का तस्वुर नहीं कर सकते इंसान उनके साथ रहते हुए। उसके आसपास शोर बहुत बढ़ गया था। उसे इस शोर में हर एक की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो इन सबको भूला ही कब था। उसने तो इन आवाज़ों के साथ अपना सारा बचपन गुजारा था। उसने इन आवाज़ों से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी। उसने उसे सबसे आज़ादी के लिए बहुत एड़ियाँ रगड़ी थी, मगर लोगों के कसे गए फ़िक्रे
उनके दी गई गालियाँ, उनके मुंह से निकलती बद्दुआएं के सैलाब ने उसे चैन लेने ही कब दिया था। मैंने उसे मार दिया। वो मुझे नोच रहा था, मुझे चीर फाड़ देना चाहता था, तो मैंने उसकी जान ले ली। मैंने अपना बदला नहीं छोड़ा। मैं अपना बदला किसी पर नहीं छोड़ूंगा। उसके हाथ में कोई नुकीली चीज़ थी, कोई शीशा था शायद, जिसे उसने बंद मुट्ठी में दबा रखा था। खून की चंद बूंदें उसकी बंद मुट्ठी से टपक कर नीचे कच्ची ज़मीन पर जज्ब हुई थी, तो उसने ही साकत पुतलियाँ झपक कर चेहरा ऊपर उठाकर हुसैन अहमद को देखा था। तुम बहुत ही जालिम हो वली, बहुत बड़ा सर्वाइवर हो। तुम्हें कभी कोई आग नहीं जला सकेगी, क्योंकि तुम खुद आग हो। तुम खुद एक अजाब हो, और अजाब को नहीं काटा करता। क्या मेरे लिए काम करोगे? उसके कहने पर उनकी निस्वारी आंखों में खून उतरा था। वो महज एक 14 साल लड़का था, पतला दुबला सा, मगर उसकी आंखों में जलती आग हुसैन अहमद को बहुत मुतासिर किया करती थी। मैं कभी तुम्हारा काम नहीं करूँगा, कभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूँगा, कभी तुम पर थूकूंगा भी नहीं। एक जन्नाटेदार चांटा उससे पड़ा तो वो बेइख्तियार ही यकजानिब लुढ़का था। उसे खांसी आई थी। गहरे गहरे सांस लेते हुए उसने चेहरा दोबारा हुसैन की जानिब घुमाया था। उस रात मस्जिद के दरवाजे पर तुम्हें डालने के बाद तुम्हारी माँ को मैंने इसी कुत्ते के हवाले किया था, और इस वफादार ने मुझे मायूस नहीं किया वली। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा ही खून हो, हैं, मुझसे ही पैदा हो। वली चंद पल बेयकीनी से उसका चेहरा देखता रहा। उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगा। उसे लगा वो पत्थर का हो जाएगा। उसे लगा वो मर जाएगा, मगर वो नहीं मरा, वो बच गया। हकीकत जानने के बाद भी वो बच गया था। उसका बाप कोई और नहीं, हुसैन अहमद था, जिसके नाजायज़ ताल्लुकात से पैदा होने वाली वली अब उसके लिए एक गाली के सिवा कुछ ना था। तो ये था वो सच जिसे सुनने के लिए उसके कानों ने 14 सालों का इंतज़ार किया था। ये था उसका सच। हुसैन अहमद था उसका बाप, और वो था उसकी नाजायज़ औलाद। क्यों किया तुमने इतना बड़ा जुल्म? उसके जिस्म में गर्दिश करता सारा खून उसके दिल के गर्द जमा होने लगा था। एक के बाद एक लहर उसके सर से लेकर पैर तक गुजर रही थी, और वो इन लहरों के असर से ठंडा पड़ता जा रहा था। वो सफ़ेद पड़ रहा था। उसके जिस्म से जान ख़त्म हो रही थी, ख़त्म होने को थी। मोहब्बत करता था मैं तुम्हारी अम्मा से। उसे रोकता रहा, मगर वो मुझे बहका रही थी। इस सब में सबसे ज़्यादा कसूरवार तुम्हारी माँ थी। लेकिन जब मुझे लगा मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने तुम्हें मस्जिद के बाहर डलवाया, और रात के अंधेरे में तुम्हारी माँ को इसी कबाड़ खाने में लाकर फेंक गया। फिर इसके बाद वो थी और ये खूंखार वफादार, मगर वो वो हार गई, और तुम जीत गए वली। उसकी समाअत में पिघला शीशा उंडेल दिया था हुसैन ने। उसे अपनी समाअत जलती हुई महसूस हो रही थी। रगों में गोया टूटे कांच से बिखर गए थे। उसकी नस नस में दर्द होने लगा था। आंखों से टूट टूट कर गिरते आंसू अब के उस जज्ब होने खून पर गिर रहे थे। उसने खींच कर सांस लिया। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। कांच छोड़कर उसने खून में लथपथ हथेली अपने फूलते हुए सीने पर रखी थी। उसका कोई सीना घोट रहा था, कोई उसकी सांसें जब्त कर रहा था। तुम्हें ज़िंदा नहीं बचना चाहिए था वली, मगर बच गए। तुमने ज़िंदा रहकर गलती कर दी वली। तुम्हें मरना था। तुम्हारा ज़िंदगी से रिश्ता मेरे लिए बहुत महंगा है, मगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ। तुम्हें नई ज़िंदगी से नवाज रहा हूँ। जाओ, जियो अपनी ज़िंदगी। मौत का सूर उसके समातों में फूंक कर वो उससे ज़्यादा ज़िंदा रहने का मुतालबा कर रहा था। वली की सांस उखड़ने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू वैसे ही बह रहे थे, इसी तरह मुतवातर। वो ज़मीन पर लौटने लगा। उसके जगह जगह से फटे लिबास पर उसके ज़ख्मों से रिश्ता खून लगा था। हुसैन अहमद खड़ा हुआ, और फिर उसे नफरत से देखकर पैर से ठोकर मार कर परे किया, और कबाड़ खाने के दरवाजे को बंद करता हुआ बाहर निकल गया था। वली अब तक ज़मीन पर तड़पता हुआ लौट रहा था। एक जानिब मरे कुत्ते की तरह अधखुली आंखों में देखते देखते वो फूट फूट कर रो दिया था। कुत्ता वैसे ही बेसूद एक जानिब पड़ा रहा, और सियाह रात पर चढ़ा गुनाहों का वर्क फज्र की सदाओं से धुलने लगा था। एक अज़ियत तमाम हुई थी, एक अज़ियत का आगाज़ हुआ था। उसने गाड़ी एक जानिब रोकी और फिर से कार से निकल आया था। उसे वैसे ही घुटन हो रही थी जैसी उस रात हुई थी। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसकी आंखें गीली थीं। उसने चौंक कर चेहरे पर हाथ फेरा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका तो सारा चेहरा ही भीगा हुआ था। ये कब हुआ? उसे तो खबर ही नहीं थी कि वो रो रहा है। वो क्यों रो रहा था नहीं जानता था, मगर वो बस रोना चाहता था। उसके अंदर बरसों से जमे आंसू अमल की नरम सी मोहब्बत से पिघलने लगे थे। बर्फ़ सांवली और मोहब्बत में कतरा कतरा पिघल रहा था।
बर्फ सा वली इस मोहब्बत में कतरा कतरा पिघल रहा था। उसने अपने दाएं हाथ की हथेली सीधी करके निगाहों के सामने की थी। उसकी हथेली पर आज भी उस जख्म का निशान था, बल्कि उसके तो सारे जिस्म पर ही निशान थे, और जो निशान उसकी रूह पर थे उसका अंदाज़ा करना तो उसने कब का छोड़ दिया था। वो उसे कभी नहीं मिलेगी, वो उसकी कभी नहीं हो सकेगी, वो उसे अपने करीब कभी नहीं आने देगा। वो यही बातें सोचकर उसके दिल से खून रिसने लगा था। गुलाबी पड़ती आंखों पर उसने बाजू रखा और ख़ुद को रोकने से रोका था। उसके गले में आंसुओं का गोला सा फंस रहा था। जब ज़ब्त के बाइस उसका गला दुखने लगा तो उसने गहरे गहरे सांस लेकर ख़ुद को नॉर्मल किया। उसके अंदर फिर से टूटे कांच बिखरने लगे थे और वली अपनी बिखरी ज़ात को समेटता हाँफने लगा था। वली थकने लगा था। वली अहमद थक गया था। दूसरी जानिब अपने तारीक कमरे में नरम से बिस्तर पर चित लेटा हुसैन छत को तकता मुस्कुराता रहा। उस चेहरे पर आज भी वही शफ़ाक़ियत थी जो उस रात कायम थी। ये वजूद आज भी इतना ही सर्द था जितना कि कुछ साल पहले था। उस वजूद पर आज भी सर्द महरी का वही खोल चढ़ा था जो बहुत बरस पहले था। हुसैन आज भी वही था, मगर वली वो हर दफ़ा की तरह टूट कर बिखर रहा था। हर रात अपने माजी के ज़ख्मों को उधेड़ता वली जानता था कि वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकेगा। वो अब कभी ज़िंदगी को नहीं जी सकता। उस पर ज़िंदगी हराम थी, और जिससे उसने सारी ज़िंदगी से बढ़कर मोहब्बत की थी उसका साथ तो खैर वैसे भी उसके लिए हराम कर दिया गया था। उसने नम आँखों को बेदर्दी से रगड़ा और गाड़ी की जानिब चला आया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और कार हुसैन अहमद की हवेली को जाते रास्ते पर डाल दी थी। उसने इतने बरस इंतज़ार किया था, उसने इतने साल से ताकत जमा की थी, अब भी वो यही कर रहा था। एक ही मकसद था उसका, हुसैन अहमद को कत्ल करना। ड्राइव करते हुए अब उसके चेहरे पर भी वैसी ही शफ़ाक़ियत थी जो हुसैन के चेहरे का ख़ासा थी। वो अब तक ज़िंदा इसीलिए रहा था कि हुसैन अहमद को अपने हाथों से मार सके, और वो ऐसा ज़रूर करेगा, भले ही उसके बाद उसे फांसी हो जाए। उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, उसे अपनी ज़ात से कोई गर्ज नहीं था। उसे बस हुसैन का सर चाहिए था, और जब तक वो उसे अपने हाथों से कत्ल नहीं कर देता था उसे किसी सूरत चैन नहीं आना था। उसके जमे दांत और कनपटी को जाती उभरी रग गुस्से से फड़क रही थी। कोई उसे देखता तो डर जाता। ये तो वली ही था, ये तो वो वली था ही नहीं, ये तो कोई और ही शख्स था। गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ती गाड़ी हर लम्हा सफ़ेद हवेली के करीब होती जा रही थी। आते वक्त के कदमों के खौफनाक धमक कोई भी महसूस कर सकता था। हाशिम डेरे का लकड़ी की बाड़ का बना गेट पार किया और कदम कदम चलता हुआ डेरे के कई एकड़ फैले बाग को आंखों चुंधियाकर दूर तक देखता रहा था। धूप अब ज़रा सर पर चढ़ती महसूस हो रही थी और सारा सब्ज़ाजार सर्दी की नरमी सी धूप में नहाया हुआ था। उसने एक नज़र डेरे के दाखिल दरवाजे पर खड़े मुलाजिम पर डाली, जो हाथ में बड़ी सी कलाशिन लिए पत्थर का चेहरा सामने किए जाने बहुत मोहतात से खड़ा था, और सब जानते थे कि वो आम सा गार्ड हरगिज़ नहीं था। उसने चंद धियाई हुई आंखों से लॉन की घास को देखा था और फिर ऊपरी तरफ उठते सब्ज़ाजार के हिस्से के जानिब बढ़ गया था। सब्ज़ाजार के पिछली तरफ एक छोटा सा पुराना कमरा बनता था। उसके लोहे का दरवाज़ा जंग आलूद था और दरवाजे के आगे भी बेतहाशा काट कबाड़ फैला था। ये कमरा पुरतईश से डेरे से कदरे मुख्तलिफ कदरे कदीम सा लगता था। बहुत से ज़ारून का अमीन, बहुत से गुनाहों का गवाह, कदीम जिंदान। उसने सामने पड़े कबाड़ को पैर से परे किया और दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। दरवाज़ा खासा पुराना था, इसीलिए उस पर किसी किस्म का कोई नॉब, कोई ताला नहीं था। उसकी नॉब वाली जगह पर एक गोल सा खाली हिस्सा था जिसे उस दरवाजे का कोई लॉक रहा हो, मगर किसी की बुरी तरह से खींचने पर वो बाहर निकल गया हो। कमरे का अंदरूनी मंजर वैसे ही था जैसे किसी भी कबाड़ खाने का होना चाहिए था। एक तरफ पड़ी पुरानी लकड़ियाँ और उसके साथ ही बिखरे बहुत से बड़े छोटे सरिये। कमरे के बाएं जानिब चंद पेटियां रखी हुई थीं जिन पर सदियों की जमी धूल उसे कमरे की छत के खुले हिस्से से अंदर गिरती रोशनी में नज़र आ रही थी। उसने सामने रखी चंद पुरानी कुर्सियों को देखा। वो लकड़ी की खासी मजबूत कुर्सियां लगती थीं जिन्हें आउट ऑफ फैशन होने के बायस यहाँ ला डाला गया था। उसने आगे बढ़कर औंधी पड़ी खून के धब्बों को देखा, उसके एक कुर्सी को सीधा किया और फिर उस पर लगे नज़रों के आगे बहुत से मनाजर लहराने लगे थे। उसके सर्द चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरता था। तुम कुछ भी कर लो हुसैन, मगर तुम ये सब कुछ अच्छा नहीं कर रहे। वो मेरा बेटा है, औलाद है तुम्हारी, वो उसे तुम यूँ इस तरह नहीं छोड़ सकते। किसी के आंसू से नम लरसती आवाज़ उसकी समात में उतरी।
तो उसने चेहरा सामने की जानिब घुमाया था। चूँकि वो कमरे के ऐन वस्त में खड़ा था, इसीलिए उसके सामने आधा कमरा खाली पड़ा था और कमरे की दीवार के आगे बड़ी सी चारपाई खड़ी की गई थी। छत के छेद हुए हिस्से से गिरती रोशनी में बहुत पुराने मंजर उसकी आंखों के आगे घुलने लगे थे। चारपाई के आगे एक मर्द जो खासा जवान था, वो जो उसका बाप था, वो एक औरत जो कि शायद उसकी कुछ लगती थी, उस पर झुका था और इसी वक्त उसने उस औरत को रख कर ज़ोरदार चमाटा मारा था। वो औरत लुढ़क कर एक जानिब गिरी थी। उसने बड़े से बालों की चुटियाँ बांध रखी थी जो बहुत दिन से बाल न बनने के बायस खस्ता सी लग रही थी। उसके चेहरे के एतराफ़ में चुटिया से निकले बाल बिखरे थे और होठों के किनारे मौजूद नीला सा ज़ख़म था, हल्का सा सूजा हुआ था। वो सुर्ख पड़ रहा था, मगर परवाह की उसका रुखसार जिस पर भी उसे चाटा पड़ा था बगैर हसीन हुसैन पर गुर्राई थी। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मुझे मारना है ना तो मारो, रोका किसने है तुम्हें? मगर जालिम इंसान, उस नन्ही जान का तो ख्याल कर लो जो चंद दिन पहले ही इस दुनिया में आया है। उसे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो तुम? क्यों अपने नाम निहाद इज़्ज़त की कुर्बानी हमसे मांग रहे हो? उसने पलट कर देखा था। कबाड़ खाने के दरवाजे में एक बच्चा डरा सहमा सा खड़ा था। उसके आसपास का हर मंजर बदल गया था। बाहर डेरे पर रोशन सी सुबह उतर रही थी, मगर सब्ज़ा ज़ार के इस तरफ उस हिस्से में रात का वही पहर चल रहा था जो इस रात कायम था। डरा सहमा कमरे के अंदर झांकता हाशिम इस वक्त सिर्फ 12 साल का था। अगर तुमने किसी को कुछ बताया या फिर कोई तमाशा करने की कोशिश की, मगर ठहरो, तुम ये सब तब करोगी जब मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा। मैं तो तुम्हें आज ही सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा, फिर कभी कोई इसका जिक्र ही नहीं करेगा, कभी कोई इस बच्चे को याद ही नहीं करेगा। और अब तक तो इस गाँव में घूमते कुत्ते नोच कर खा गए होंगे उसे। मैं कुछ बाकी नहीं रहने दूंगा, मैं सब कुछ मिटा दूंगा। औरत पर झुका हुसैन उसे बहुत बेदर्दी से मार रहा था और वो मुस्तकिल रो रही थी, चिल्ला रही थी। हाशिम की आंखों से आंसू गिरे, उसका रवा रवा काँप रहा था। दरवाजे से अंदर झांकता 12 साला हाशिम लरज़ रहा था। उसका बाप किसी जहनी मरीज़ की तरह अंदर औरत पर तशद्दुद कर रहा था और हाशिम, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक चीख भी मार देता। उसका हलक अंदर तक खुश्क हो गया था, पूरा जिस्म पसीने में नहा गया था। जब वो औरत शदीद तशद्दुद के बाद होश खोने लगी तो हुसैन ने एक लात मारकर दूर हटाया। उसका कर्राहता हुआ वजूद दूसरी जानिब लुढ़क गया था। पेशानी से बहुत खून उसकी करवट के बाईस ज़मीन पर गिरने लगा था। कच्ची ज़मीन खून जज्ब करने लगी थी। फिर उसका बाप जैसे ही बाहर की जानिब पेशानी पर आया पसीना साफ करके मुड़ने लगा तो वो बेइख्तियार ही दरवाजे की ओट में हो गया। हुसैन कफ उड़ाता हुआ आसीन से अब अपने चेहरे का पसीना साफ कर रहा था। फिर वो सब्ज़ा ज़ार के दरवाजे के साथ बंधे खूंखार कुत्ते को लेकर इस कमरे की जानिब बढ़ा। हाशिम चौंका, दरवाजे के दाएं हाथ खड़ा था, इसीलिए हुसैन ने उसे नहीं देखा था। कुत्ता अंदर छोड़कर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर गेट की जानिब बढ़ा और बर्फ़ सा चेहरा लिए आगे ही आगे चलता गया। अंदर से अब दिलखराश चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। वो कानों पर हाथ रखता वहीं बैठ गया। उसका पूरा जिस्म पसीने में भरा था। आंखों से गिरते आंसू बहुत तेज़ी से उसकी गर्दन में लुढ़क रहे थे। कुछ देर बाद अंदर से आती आवाज़ें बंद हो गईं। शायद कुत्ते ने उस औरत को चीर फाड़ दिया था। आखिरी बार वो दरवाज़ा खोलने आई थी मगर ना खोल पाई थी। तब उस दरवाजे की नौब था, मगर आज हाशिम की नज़रों के सामने चलती फिल्म रुकी थी। वो जैसे होश में आया था। उसकी नज़र दरवाजे के इस गोल से खाली हिस्से पर थी जिस पर कभी फिर उसने चेहरा फेर कर देखा था, मगर वो उस कमरा साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था, लॉक लगा हुआ था, वीरान और किसी मुर्दा वजूद की तरफ थी यह। उसकी धूल उड़ती इस गाड़ी सफ़ेद हवेली के पार आकर रुकी थी। चंद पल उड़ती धूल में उसकी कार छुपती रही थी और फिर जैसे ही उस पर से धूल छटी थी वो उसका दरवाज़ा खोलकर बंद करता हुआ हवेली के जाने बढ़ा था। हुसैन अहमद की हवेली हसन और ज़मान की हवेली से कदरे फासले पर ज़रा वीरान से इलाके में थी। शायद वो उन भाइयों में से बढ़ा था, इसीलिए अपनी तमकिनात कायम रखने के लिए उसने हवेली सारे माहौल से अलग थलग बनाई थी ताकि कोई भी उसे आम लोगों से में हरगिज़ शुमार ना करे। वो मुमताज़ था और मुमताज़ रहना चाहिए था। लोगों की निगाहों के सामने हर पल रहकर वो अपना बना बनाया हुआ रोब और दबदबा पानी बनाकर बहाना नहीं चाहता था। शान से खड़ी हवेली का ठंडा हुस्न आज भी सुनहरी पड़ती धूप में तमतमा रहा था। दूर से देखने पर वो बुलंद पहाड़ी से बहती हुई सफ़ेद नदी लगती थी। उसे बैरूनी और अकबे हिस्से में हर जगह सब्ज़ा फैला था और उसके बाहर की तरफ निकले सफ़ेद सतूनों पर जड़े बेशकीमत पत्थरात की गहरी स्याही में भी जगमगा रहे होते थे।
उसने अजनबी निगाहों से सारी हवेली का जायज़ा लिया, फिर वसी पोर्च से गुजरता हुआ तेज़ी से हवेली के दाखिली दरवाजे से अंदर के दाखिल हुआ। अंदर से मुलाजिम काम कर रहे थे। उसे आता देखकर सब ने हाथ रोक दिए थे। हुसैन सरकार कहाँ हैं? उसने उनको मुखातिब करके कहा तो वो जैसे उसके यूं इस तरह आंधी तूफ़ान बनकर दाखिल होने पर साकत था, गड़बड़ा कर सीधा हुआ था। उस सारी हवेली में निगार और उनकी दोनों बेटियां नहीं नजर आई थीं। शायद वो कहीं बाहर गई थी। बाहर गिरती सुनहरी धूप ज़रा सा जाविया बदलने के बाइस घर के अंदरूनी हिस्सों तक गिर रही थी। वो बिल्कुल दरमियान में खड़े तेवरियों से मुलाजमीन को देख रहा था। यहाँ वो गलत बयानी करें और वो अपने कमरे में आराम फरमा रहे हैं। गड़बड़ाहट के बाद अब मुलाजिम ने ज़रा संभल कर कहा तो वो तल्खी से मुस्कुराया था। बहुत आराम कर चुके वो। और फिर बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियाँ फलांगता हुआ उनके कमरे की जानिब पहुंचा था। उसे ये रास्ता आज भी अजबर था। वो कुछ भूला ही तो नहीं था। एक लम्हे का तौक़ुफ़ किए बगैर उसने धार से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ था। उसके पीछे कुछ मुलाजिम भी दौड़ते हुए आ रहे थे, मगर उस पर कोई जुनून सवार हो गया था। कमरे के अंदर मौजूद हुसैन अपनी खिड़की के कद आदम शीशे के सामने खड़ा लॉन में गिरती धूप देख रहा था। इस आफत पर चेहरा ज़रा सा घुमाकर देखा और उसे आते हुए देख कर चुका था, इसीलिए कोई भी रद्द-ए-अमल दिए बगैर ही चेहरा दोबारा खिड़की की जानिब मोड़ लिया था। वली को मैंने ही बुलाया है, तुम लोग जाओ यहाँ से। गर्दन ज़रा तिरछी किए उसने हाँफते काँपते कमरे तक पहुँचे मुलाजमीन से कहा तो वो सर झुकाकर दरवाज़ा बंद करते पलट गए। वली अब तक दरवाजे में खड़ा दांत पर दांत जमाए उसके पुश्त को देख रहा था। वो उसकी जानिब घुमा। उसकी कनपटी को बालों में अब बहुत से सफ़ेद बाल थे और जिस्म कमज़ोर हो चुका था। उसके अंदर वो ताकत, वो जलाल बाकी था ही नहीं जिसका वली बचपन में आदी हो गया था। वो तो अब बूढ़ा हो गया था, इंतहाई मुकरू बूढ़ा। उसे देखते ही उसकी आंखों में खून उतरा था। दांत जमाने के बाइस गर्दन के आसपास के बिछा हुए नसों का जाल फूल सा गया था। हाथ की मुट्ठी सख्ती से बंद थी और सांस बहुत तेज़ी से आ जा रही थी। तुम्हें आज सुबह याद ही कर रहा था मैं, वो कहने लगा, मगर वली ने उसको मौका ही नहीं दिया था। आगे बढ़ा और उसका सफ़ेद कमीज़ के गिरेबान से जकड़ कर बुरी तरह दीवार गिर खिड़की के शीशे से लगाया। पल भर को हुसैन की आंखों में बेयकीनी उभरी थी। फिर वो उसके तमतमाते चेहरे को देखकर कुछ पुरसुकून हुआ था। क्या मार डालोगे? उसके गुस्से से नम होती निस्वानी आंखों में झाँक कर उसने सवाल किया तो वली ने पीछे होकर एक ज़ोरदार मुक्का उसके जबड़े पर मारा था। हुसैन को एकदम ही चक्कर आया। उसे फटे होठ से निकलता खून उसके सफ़ेद चमकते दांतों पर लग गया था और कुछ खून उसकी ज़बान में नमकीन जायका भी घोल रहा था, मगर उसने उफ तक नहीं किया था। चकराता हुआ सर ज़रा अपनी जगह पर आया तो उसको वली का सख्त और तना हुआ चेहरा नजर आया था। उसने हुसैन को मज़ीद दीवार गिर खिड़की में जा घुसाया। उसका दम घुटने लगा था, मगर वली की आंखों में जमी बेरहमी का काट में ज़रा फ़र्क नहीं आया था। मार तो तुम्हें दूंगा, तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश मेरे ही हाथों पूरी होगी। मगर अभी उसकी आंखें दहक रही थीं। अभी तुम्हें ज़िंदा रहना है। तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हुसैन अहमद। अभी तुम ज़िंदा रहोगे और मैं तुम्हें पल पल मारूंगा। एक झटके में मैं कुछ भी ख़त्म नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे पल पल मौत दी है और अब मैं। उसकी दहकता अंगारा होती आंखों में नम सी सुर्खी गहरी हुई थी। चबा चबा कर लफ्ज़ अदा करता हुआ वो कोई खूंखार भेड़िया लगता था, ज़ख्मी भेड़िया, जिसके ज़ख़म में आज भी वही तकलीफ़ थी, जिसके ज़ख़म से आज भी खून रिस रहा था। और उसने जितनी दफ़ा इस ज़ख़म पर मरहम रखा था, उसके आसपास पलते लोगों ने उतनी ही दफ़ा उसके मरहम को नोच फेंका था। लेकिन अब वो वक्त था कि जब उसने मरहम लगाना ही छोड़ दिया था और अब वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था, ज़्यादा खूंखार। अब मैं तुम्हें पल पल इस ज़िंदगी में मौत दूंगा। अब मैं हर लम्हा तुम्हें मौत का जायका चखाऊंगा और तुम उफ तक नहीं करोगे। अगर तुम्हारी आवाज़ में निकली तो अपनी दोनों में से किसी एक बेटी को भूल जाना। उसकी बात पर हुसैन की आंखों में पहली दफ़ा बेयकीनी उतरी थी। वो चंद साआतें थीं, चंद पल, पहला दौरानिया बेयकीनी का था, फिर अदारक का और फिर अजाब का। उसने अपनी भूरी आंखें फाड़कर वली के तपते चेहरे को देखा था। वली की गिरफ्त अब तक उसके गिरबान पर इतनी ही सख्त थी, मगर उसने उसे एक झटके के साथ फिर से कद आदम खिड़की में जमाया था। हुसैन को लगा खिड़की का शीशा चकनाचूर होने वाला है। उसकी पुश्त शीशे से चिपकी हुई थी। तुमने एक छोटे बच्चे, महज एक 14 साल के बच्चे पर कुत्ते छोड़े थे। क्यों फरामोश कर दिया था कि सबसे ज़्यादा बड़ा जानवर तो इंसान ही है? तुम क्यों भूल गए थे कि इस रात के हर अमल पलट कर आता है, हर अमल की वापसी का वक्त होता है? तुम भूल गए, मगर वो बच्चा आज भी उस रात में ज़िंदा है।
वो बच्चा आज भी उस रात में और जैसी हर रात में ज़िंदा है हुसैन अहमद, वो चीखा था। फिर यकदम ही फूलती हुई सांसों को काबू करने के लिए दांत जमाए। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी हुसैन की नज़रों से नहीं हट रही थीं। आज मेरे पास भी एक किताब कुत्ता है हुसैन अहमद, और मैंने उसे पालकर बहुत बड़ा किया है। उसे चीरना फाड़ना सिखाया है, उसे वो सब सिखाया है जो मुझे मेरे बचपन ने सिखाया था। तुमने ही कहा था ना कि मैं जालिम हूँ, आग हूँ, सर्वाइवर हूँ, तो बस तुम्हारे साथ ये सब करना मेरे सर्वाइवल का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है। क्योंकि वो बच्चा जिसने उस रात पहला कत्ल किया था वो बच गया था, हर आग सर्वाइव कर गया था, और जो सर्वाइव कर जाए उनसे ज़्यादा सख्त जान वाकई कोई नहीं होता है। पहली बार हुसैन का सांस फूलने लगा था। वो नफ़रत से उससे झटकता, उसे छोड़ता हुआ अलग हुआ। वो झुक के कर लंबे लंबे सांस ले रहा था और सख्त गिरफ्त के बाइस खांसी आई थी, मगर फिर वो हंसता हुआ सीधा हुआ। उसके होठों से बहता खून अब उसकी सफ़ेद कमीज़ पर गिर रहा था, मगर वो वली को देखता ऐसे ही नहीं हंस रहा था। उसकी बेबसी और उसकी किस्मत पर, या शायद वली पर, उसकी उस बेमौके हंसी को नासमझी से देखने लगा। जाते जाते एक आखिरी बात सुनते जाओ। उसे बहुत ज़ोर से खांसी आई थी। झुकने के बाइस खून के चंद कतरे ज़मीन पर बिछे दबीस कालीन पर गिरे थे। वो दवाइयों से भरे साइड टेबल पर हाथ रखे बामुश्किल सीधा खड़ा हुआ। एक मुक्के ने उसकी हालत कर दी थी। जो बात तुम आज तक मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं कर सके, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम आज तक इस गुमान में हो कि शायद तुम जायज़ हो सकता है मैंने तुम्हारी माँ से निकाह किया हो। बताओ, हो ना इस आस में? वो खांसता हुआ फिर झुका, मगर फिर संभल कर जल्द सीधा हो भी गया था। वली की साख्त पुतलियों में जन्बिश नहीं थी। ज़ख्मी निगाहें हुसैन का चेहरा देखता वो एक पल के लिए वाकई खौफज़दा था। हाँ, वो डरता था। वो इस आखिरी उम्मीद के टूटने से डरता था। इसलिए उसने आज तक हुसैन से ये बात पूछने की हिम्मत नहीं की थी, मगर बस शायद अब वक्त आ ही गया था। अब वक्त वाकई आ गया था। साख्त पुतलियाँ ठहरने के बाइस दिखने लगी थीं तो उसने पलकें झपकाईं। अंदर से आज भी वो वही वली था। मैंने तुम्हारी माँ से निकाह नहीं किया था। वो लफ्ज़ नहीं चाबुक थे। उसे लगा किसी ने उसके मुंह पर बहुत ज़ोर से बलीचा दे मारा हो। इतनी अजियत तो उसे इस रात भी नहीं हुई थी जिस रात उसने ये जाना था कि वो उसका बाप था। मगर आज, क्या कभी तुमने रूह कब्ज़ की जाने की आवाज़ सुनी है? उसके अंदर वैसी ही आवाज़ गूंज रही थी। आगे बढ़ा और हुसैन को गर्दन से पकड़कर उसका चेहरा दवाइयों से भरी साइड टेबल पर पटका था। वो दोनों हाथों को मारता मचलने लगा, मगर वली, उसके चेहरे पर कोई तासुरात न उभरा। कुछ नहीं। उसका चेहरा इतना सपाट था कि जैसे बेजान हो गया हो। तुम कभी भी चैन नहीं ले सकोगे वली, क्योंकि तुम नहीं बचना था, तुम्हें मरना था। तुम्हारा बच जाना सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। वो अब भी कह रहा था। वली ने उसे गर्दन से दबोचकर सीधा किया और उसे बेड पर धक्का दिया। वो तेज़ तेज़ सांसें लेता हंस रहा था। वो जानता था उसने वली के अंदर बच्ची आखिरी चिंगारी भी बुझा दी है और अब वली राख का ढेर बन गया है। वो जानता था, अब उसे सब मालूम था। जिंदा नहीं रहना चाहिए था वली, तुम्हें तो मरना चाहिए था। वो अब तक गहरे गहरे सांस लेता हुआ बोल रहा था। और वली, उसने गर्दन गिर्द लिपटी सिया चादर को दुरुस्त किया और नफ़रत से देखकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। घर में मौजूद मुलाजिम उसे सर उठाकर तेज़ी से जीने उतरता देख रहे थे। वो जिस चेहरे के साथ आया था उससे कहीं ज़्यादा ज़ख्मी चेहरे के साथ जा रहा था। दाखिली दरवाज़ा पूरा खुला होने के बाइस अब धूप कदरे अंदर की जानिब टाइल्स पर चमक रही थी, मगर इस धूप में नरमी का कोई शुबा तक ना था। वो धूप झुलसा रही थी, राख बना रही थी। वली डेरे पर नहीं गया था। उसने ज़रा दूर एक बहती नहर के किनारे पर गाड़ी रोकी और फिर कार से निकल आया था। ये चूँकि गांव का आखिरी सिरा था, इसीलिए लोगों की आमद व फ़रोख्त ने ना होने के बराबर ही थी। इक्का दुक्का सरों पर लकड़ियों के गट्ठर बांधे इसे हैरत से तकते गुजर रहे थे। वो नहर के ऊंचे किनारे पर बैठा खाली नज़रों से दूर तक बहती तवील नहर को देखे गया था। दिसंबर के अवलीन दिन थे और सर्दी अभी इतनी गहरी नहीं हुई थी, मगर फिर भी हवा खनक थी या नर्म, उसे समझ नहीं आई थी। उसे किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ रही थी। हर चीज़ अपना असर जैसे खो चुकी थी। दूर उड़ते परिंदों का एक झुंड उसके सर के ऊपर से गुजरा। नीचे नहर के और ऊंचे किनारे पर वो बहुत ही शिकस्ता सा बैठा था। उसके अंदर सब खामोश हो गया था। वो कितनी देर बहती बेआवाज़ नहर के पास बैठा रहा, उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर जब बहुत टाइम बाद उसका फ़ोन बजा तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन निगाहों के सामने किया था। शाहनवाज़ कॉलिंग मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। शाहनवाज़ बीबी कॉलेज गई हुई हैं, 12 बजे उन्हें लेने जाना है। मेरा इंतज़ार मत करना, आ जाऊँगा कुछ दिनों तक।
आगे वली की कोई भी बात सुने बगैर उसने फ़ोन कान से हटाया और फिर उसे दूर उड़ते परिंदों के गोल में देखा था। वो एक झुंड की सूरत एक साथ ही एक सिमत में उड़ते फिर रहे थे। सूरज ढला, शाम उतरी और रात सर पर आन खड़ी हुई थी। वो वैसे ही बैठा रहा। एक बासी ने उसे कंधे पर पकड़कर हिलाया तो वो एकदम चौंका था। बाबू, रात हो गई है, घर जाओ अब। उसके कहने पर उसने इस बात में सर हिलाया था और शिकस्ता सा उठकर गाड़ी की जानिब आ गया था। उसका दिमाग अब तक साए साए कर रहा था। अभी तक नहीं आया वली घर आगाजान। वो कभी उस तरह इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा था। आप खुदा के लिए किसी से पूछें, किसी को भेजें उसके पीछे। आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? बीजान बेचैनी से हाथ मुसलती मुकाबिल सोफे पर विराजमान जमान से कह रही थीं, जो उसके इस तरह घर न आने पर खुद भी हैरान थे, मगर फिर शाहनवाज की इत्तला पर उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया था। भला जब वो खुद ना आना चाहता हो तो क्या वो उसके साथ ज़बरदस्ती करते? उन्होंने गहरी सांस ली। बीजान को देखा था, जो बहुत मुस्तरब सी होकर बार बार पहलू बदल रही थी। लाउंज की रोशनी जर्द शानों में अपना चेहरा भी जर्द लग रहा था। कुछ नहीं होगा ज़मानी, वो बच्चा नहीं है और ना ही बेवकूफ़ है। वो अगर घर नहीं आना चाहता तो हो सकता है अपने किसी दोस्त के साथ हो या बाहर। ना उसका दिल चाह रहा हो घर आने का। तुम बिलाशुबा परेशान हो रही हो, मगर उसने कभी ऐसा नहीं किया है। ज़मान कभी भी नहीं। पता नहीं क्यों, मगर मेरा दिल कहता है कि मेरा वली ठीक नहीं है। मेरा दिल बहुत ही अजीब हो रहा है। आगाजान, खुदारा उससे फ़ोन करके कहें कि वो घर वापस आ जाए। मगर ज़मान जानते थे कि वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। उनकी बारहा की गई कॉल्स का उसने अब तक जवाब नहीं दिया था। कुछ नहीं है, बस खुदा से उसकी हिफाजत की दुआ करो, परेशान मत हो। उन्होंने आगे बढ़कर उनके घुटने पर हाथ रखकर तसल्ली दी, मगर बीजान को चैन नहीं आया था। उन्हें किसी तौर भी चैन नहीं आ रहा था। अगर ज़मानी और बीजान को छोड़कर तुम मध्यम रोशनियों से मुनव्वर जीने फलांग कर ऊपर की जानिब जाओ और अमल के कमरे के नीम व दरवाजे से ज़रा अंदर झांको तो तुम पर कमरे का मंजर वाज़ा होगा। वो उदास सी खड़ी खिड़की के पास खड़ी बाहर लॉन में नज़रें जमाए हुए थी। वो वही कद आदम खिड़की थी जिसकी एक जानिब का पर्दा उसने सरका रखा था कि उससे बाहर का मंजर ना चूक जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और उसे पता ना चले। उसकी टांगें अब खड़े खड़े दर्द से सुन पड़ने लगी थी, मगर उसे बैठना गवारा ना था। वो उसे देखने के लिए, बस एक नज़र देखने के लिए खड़ी थी और दिल तो उसका बेजान की तरह घबरा रहा था। मगर वो क्या करती, कहाँ जाती, आखिर किससे कहती? जो नज़रें समझाता वो तो नज़रों से ही ओझल हो गया था। अगर उसे नहीं देखना चाहता था तो ना देखता, मगर उसके सामने तो रहता। उसकी आँख से गिर कर चकनाचूर रुखसार पर फिसलते गर्दन पर लुढ़क रहे थे। वली नहीं आ रहा था। उसकी दूसरी आँख से भी आंसू टूटा था। वो क्यों नहीं आ रहा था? और अब उसके दोनों आंखें गर्म पानियों से भर गई थी। यकायक उसके चेहरे पर बोझ सा आ गया था। क्या नहीं जानता कि मैं नहीं रह सकती उसे देखे बिना? उसने बहुत से आंसू रोकने के लिए अपने होठों को सख्ती से दांतों तले दबाया था। ऐसा करने से अब उसका गला दुखने लगा था। मैं कभी बात नहीं करूँगी इससे, वो बहुत बुरा है, मुझे बहुत रुलाता है। वो उसके खिलाफ़ कुछ इकट्ठा करना चाहती थी, मगर नहीं। उसके अंदर बाहर वही था, बस वही। आंखें खोलती तो वो नज़र आता, बंद करती तो स्याह पर्दे पर जगमगाने लगता था। और थक कर अपना सर खिड़की के शीशे से टिका दिया और बाआवाज़ रोने लगी। आ जाओ वली, वापस आ जाओ। वो अब तक वही खड़ी उससे खामोश इल्तिजा कर रही थी। सुबह का सूरज आसमान के निचले हिस्से के ज़रा ऊपर को झांकता हुआ अपनी सुनहरी रोशनी हर सू बिखेर रहा था। फजर को बासी हुए चंद समातें ही बीती थीं जब निगार बेगम सफ़ेद हवेली में दाखिल हुई थी। बीजान ने नाश्ते से फारिग होकर लाउंज की जानिब बढ़ रही थी जब निगार बेगम पर निगाहें पड़ी, ठिठक कर रुकी और फिर बेइख्तियार ही आगे कोई थी। अरे भाभी, इतनी सुबह सुबह सब खैरियत तो है? उन्हें इस तरह सुबह की पहली किरण के साथ हवेली में देखकर बीजान ज़रा हैरान हुई थी, मगर निगार कोई परवाह किए बगैर ही आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और फिर सोफ़े पर पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बैठ गई थी। बीजान भी उनके साथ बैठी थी। कुछ नहीं, काफ़ी दिन से सोच रही थी तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का। बस आज नाश्ते के बाद फारिग थी और हाशिम निकल रहा था डेरे के लिए। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दे ज़मानी के यहाँ, और फिर आ गई। सर पर डाले जामनी रंग के रेशमी दुपट्टा उन्होंने माथे पर बराबर करते हुए वहाँ देखा था। अमल कहाँ है? क्या कॉलेज चली गई? अरे नहीं भाभी, तैयार हो रही है कमरे में अपने, पर्चे हो रहे हैं ना उसके। बीजान अब ज़रा ढीली होकर सोफ़े की पुश्त से टिक कर बैठी थी और रुख निगार बेगम की जानिब मोड़ा था। उनकी बात सुनकर निगार बेगम ने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिलाया। हाँ, बताया था मुझे अर्जुमन ने। नाजिया के भी पर्चे हो रहे हैं ना? अपनी अमल और नाजिया एक ही जमात में है नहीं? गुटमुट होती मामूलात के साथ उन्होंने बीजान से पूछा तो बीजान ने सर को खम दिया था।
जी भाभी, खैर से हम उम्र जो है हमारी बच्चियाँ, बस अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, लंबी उम्र दे, सुख वाली ज़िंदगी दे। आप बताएं, दोनों बेटियाँ ठीक हैं आपकी और हाशिम? रब दा शुक्र है ज़मानी, सब ठीक चल रहा है। उसी पल अमल जीने से उतरती हुई नजर आई थी। सफ़ेद बेदाग से यूनिफॉर्म पर बड़ी सिया चादर लिए वो नीचे उतर रही थी। छुट्टियों में गूंदे गए उसके रेशमी बालों से चादर ढलक कर कंधों पर पड़ रही थी और चेहरा सुबह की पाकीज़गी में यूं दमक रहा था गोया धुला हुआ चांद हो। वो धुली हुई शफ़ाफ चांदनी लगती थी। निगार बेगम को देखती हुई मुस्कुराकर उनके करीब आई, फिर हाथ में पकड़े फाइल्स वगैरह दरमियानी टेबल पर धरे और उनके गले मिली। सर पर प्यार लिया, मगर उसे निगार बेगम के रवैये में कुछ अजीब सी चुभन महसूस हुई थी, वो जो उसके लिए नई बात थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ताई जी आप? नर्म से सवाल किया जैसे हमेशा करती थी, मगर निगार बेगम ने उस पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अलबत्ता सलाम का जवाब देते हुए उन्होंने उसे सर से पैर तक गहरी नज़रों से देखा था। जो उसे अजीब सा लगा, वो अनकम्फर्टेबल हुई थी। पर्चे कब तक ख़त्म होंगे तेरे? जी आज दूसरा पेपर है ताई जी, अगले हफ्ते तक ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। उसके मुस्कुराने कर कहने पर वो भी मुस्कुराई थी, मगर ना जाने क्यों उसे वो पहली वाली गर्म जोशी मफकूद महसूस हुई। निगार का रवैया उसे गैर आरामदा कर रहा था। जल्दी जल्दी ख़त्म कर पर्चे, फिर माँ का हाथ बटा। कैसे इतने झमेले समेटेगी? शादी के अकेले वो, और तू ज़मानी लड़की को ज़रा घरदारी सिखा, कोई काम काज। अब मेरी बेटियों का मजाल है जो मैं बावर्ची खाने में कदम रखूं। खुद करती हैं, खुद संभालती हैं, और इससे तो उम्र में इतनी भी बड़ी नहीं हैं। उनके नखूत से कहने पर ज़मानी मुस्कुराई थी। उन्हें निगार के इस रवैये की आदत थी। बिला वजह तंज और जताने वाली बाज नहीं आती थी, मगर अमल के लिए इस तरह से बात करना उनके लिए भी नया था। ख़ानदानी सियासतों में वो कभी बच्चों को नहीं घसीटा करती थी, मगर आज तो उनकी जून ही अलग थी। अभी तो पढ़ रही है भाभी, कितना पढ़ाना है तुझे इसे? इन्होंने ज़माने की बात काटी थी। भला लड़कियों ने अगले घर जाकर पढ़ाई का क्या करना है? अगर पकाना नहीं आता तो कुछ नहीं आता लड़कियों को, सिफर हो जाती हैं ज़माने में वो तो भी। और तू भी अमल? उन्होंने उसे चुपती तासुरात से देखा। उसका दिल जो वली के गैर मौजूदगी पर वैसे भी अजीब सा हो रहा था, उनके ऐसे अंदाज से मजीद कर लाने लगा। सारे फिजूल काम छोड़ो और घरदारी सीखो। तेरे साथ ये फिजूल काम दूसरे घर नहीं जाएंगे, ये इज्जत घरदारी जाएगी तेरे साथ। सुबह का पाकीज़ा सा उजालापन निगार की बातों से वजह से फीका पड़ने लगा था। अमल ने उनके सामने से खड़ा होना मुश्किल हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे बातों पर क्या जवाब दे। जी भाभी, मैं इसे सिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी। बच्चियाँ वाकई अगर घरदारी नहीं जानती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उनकी किसी भी किस्म की तालीम का। बीजान ने उसका फीका पड़ता चेहरा देखकर जल्दी से बात संभाली तो अमल से उनके सामने रुकना मुश्किल हो गया। उसने जल्दी से सलाम किया और अपनी फाइल्स टेबल से उठाती बाहर की जानिब बढ़ी। उसका दिल सुबह ही सुबह अजीब हो गया था। शाहनवाज ऑफिस के काम निपटाता, साथ साथ टेबल पर पड़ी चाय के घूंट भी भर रहा था। वली के ना होते हुए सारे काम उसके कंधों पर आ गए थे। वो जल्दी जल्दी काम समेटने लगा। उसने वली को 2-3 बार फ़ोन करने की कोशिश की थी, मगर उसका फ़ोन हर बार की तरह बंद आ रहा था। बंद हुए फ़ोन की वजह से उसकी लोकेशन भी चेक नहीं की जा सकती थी। सो चंद पल परेशान होने के बाद वो अब पुरसुकून सा बैठा काम में मशगूल था। दफ्तन उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला और मोहसिन अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथ में बहुत सी पुरानी फाइल्स थीं और कुछ बड़े चकोर से खाकी लिफाफे थे। उसने फाइल्स इसके टेबल पर धम से रखी तो शाहनवाज ने खलल पड़ने सी नागवारी से उसे देखा था। वो चेहरे पर अच्छा सॉरी वाली मुस्कुराहट लिए सामने रखी कुर्सी खींचकर बैठा था, और कुर्सी भी इतनी ही आवाज़ के साथ खींची कि शाहनवाज के माथे पर बल पड़ गए थे। कोई भी उल्टी सीधी हाँकने से पहले चले जाओ यहाँ से, उसने झुके सर के साथ कहा तो वो जाओ बात करने के लिए लब खोलने लगा था। खफी से उसे देखा था। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मैं बिज़ी हूँ, मसरूफ़ जवाब आया, मगर मोहसिन मायूस नहीं हुआ था। आगे बढ़कर एक फ़ाइल खोलकर उसके सरसरी निगाह डाल के कहने लगा था, सर वली सरदार बाबा के सगे बेटे हैं। जितने मज़े से उसने ये बात पूछी थी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से शाहनवाज ने सर उठाया था। उसने उसे यूं सर उठाने पर चौंक कर देखा था। क्या नहीं है? उसने पूछा था। शाहनवाज ने फ़ाइल बंद करके सामने टेबल पर पटकी थी। फिजूल सवालात करने की यहाँ किसी को इजाज़त नहीं है मोहसिन, और तुम भी इस बारे में जान लो कि वली सर को ये बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या नहीं पसंद उन्हें? उसके चेहरे पर अब तक ना समझे तासुरात थे। शाहनवाज ने उसे सख्त नज़रों से देखा था। वो अपने मुतालिक बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और ना ही उन्हें ये पसंद कि कोई उनके माजी को खो दे। सो अपनी ज़बान बंद रखो और सिर्फ काम पर तवज्जो दो, नहीं तो उस नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे।
सर, आप मुझसे वाकिफ़ हैं। अगर एक दफ़ा कोई चीज़ मेरी दिलचस्पी का मरकज़ बन जाए तो फिर इससे निगाहें हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप नहीं बताएंगे तो कोई मसला नहीं है, मैं ख़ुद सब निकाल लूँगा। वो भी जो वली सर ख़ुद भी नहीं जानते होंगे। वो मासूम और लाउबाली ज़रूर था, मगर शाहनवाज़ ये भी जानता था कि उसके अंदर फ़िक्स हुए मैकेनिज़्म बहुत ही शातिर हैं और बहुत ही बारीक बीन थे। वो उसे नहीं बताता तो उसे सब जानने में एक दिन से भी कम का अरसा लगना था। उसने गहरी सांस लेकर उसे देखा था। वो लेपालक है। वालिदैन कौन थे उनके? वो उसकी जांचती नज़रों में बला की संजीदगी थी। शाहनवाज़ ने फिर से गहरा सांस लिया था। यतीम थे वली सर, जब सरदार बाबा ने उन्हें गोद लिया था और अब बस इसके बाद कोई सवाल नहीं। उसने तनबिया करके सामने रखी फ़ाइल खोलकर, मगर मोहसिन के सवालात अभी ख़त्म नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ गांव में तो कोई यतीम खाना नहीं है। बिन बाप के बच्चों को ख़ानदान वाले अपनी ज़िम्मेदारी पर संभालते हैं। वली सर को कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? नहीं, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। फिर वो सरदार बाबा को कहाँ मिले? उसके सवाल अब शाहनवाज़ को ज़िच कर रहे थे। उसने लब भींच कर उसे देखा और एकदम ही सीधा हुआ था। ओके, मैं चला जाता हूँ और मैं किसी किस्म का कोई खोज भी नहीं करूँगा। तुम कर भी नहीं सकते। उसके मुस्कुरा कर कहने पर वो नासमझी से उसे देखने लगा था। मतलब ये कि वली सर के बहुत से ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात हरगिज़ भी मजाक नहीं। तुम जिसको भी अप्रोच करोगे तो जवाब तुम्हें बाद में और वली सर को ख़बर पहले दी जाएगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? उसकी ऐसी मुस्कुराहट पर मोहसिन तिल मिलाता हुआ बाहर निकला था तो शाहनवाज़ की मुस्कुराहट सिमटी थी। इस बात से तो उसे भी खौफ आता था कि अगर कभी कोई वली की खोज पर निकला और उसके माजी को खंगालने में कामयाब हो गया तो फिर वली का रद्द-ए-अमल क्या होगा? उफ़, वो सोचने भी नहीं चाहता था इस बारे में। उसे वली की हर रद्द-ए-अमल से खौफ आता था। 2 दिन पड़ लगाकर गुजर गए थे और वली ना आया था। अब तो बीजान का सब्र तमाम हो गया था, मगर फिर वो कुछ कर नहीं सकती थी। घर में हज़्म मामूली ढोलक रखी गई थी और ये ढोलक बज़िद इसरार निगार बेगम ने रखवाई थी, क्योंकि बीजान का दिल तो वली की वजह से इंतहाई परेशान हो रहा था। उनका जी अंदर ही अंदर घबरा रहा था, डर रहा था, मगर निगार बेगम का वो वली का कहकर टाल नहीं सकती थी। उनकी वो और ख़ानदान की हर औरत की नज़र में वली का कल भी गंद का ढेर था और आज भी। तो किसी किस्म की भी इनकार के बगैर उन्होंने ढोलकी रख ली थी, मगर अब उनका दिल मुस्तरिब था बहुत ज़्यादा। लड़कियां ढोलक को दरमियान में रखे उसके इर्द गिर्द हल्का बनाए बैठी हुई थी। गुलाबी, जर्द, सुर्ख, जामनी, गर्ज हर रंग लाउंज में बिखरा हुआ था। शौक सी लड़कियां गीत गा रही थीं। अरे ज़मानी, अमल कहाँ है? कल तो छुट्टी भी है, पर्चा भी कोई नहीं है। फिर कमरे में घुसी बैठी क्या कर रही है वो? अर्जुमन ने चेहरा ज़रा तिरछा करके पीछे खड़ी बीजान को देखकर कहा था। वो बेचैनी से दाखिली दरवाजे के आगे टहल रही थी, दिल के हाथों मजबूर होकर शायद वो आ जाए। जी भाभी, बस थक गई है। आज का पर्चा कह रही थी कि बहुत ही मुश्किल था। आप बैठे, मैं देखती हूँ उसे। वो ऊपर के जानिब बने उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो नाजिया ने बेइख्तियार ही उन्हें रोक दिया था। मैं ले आती हूँ चच्ची, उसे आप यहीं रुकें। वो जर्द लिबास में बड़ी बड़ी बालियाँ पहने चमकीला सा मेकअप किए हुए थी। बीजान ने मुस्कुराकर सर हिलाया तो वो सोफ़े पर ख़वातीन के साथ आ बैठी थी। नाज़िया ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो नज़र आई थी शायद नहा कर निकली थी, इसीलिए उसके हल्के गीले बाल पुश्त पर पड़े थे। गहरे सब्ज़ रंग के लिबास में उसका चेहरा दमक रहा था। गहरे रंग की इस पर हमेशा बहुत जचते थे। तुम क्यों कमरे में घुसी बैठी हो? हाँ, नीचे सब किस लिए आए हुए हैं? उसने उसे सामने सिंगार मेज़ पर टिकते हुए कहा तो फिर हल्का सा मुस्कुराकर बालों में ब्रश फेरने लगी थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उठी हूँ सोकर, बहुत थक गई थी आज, क्योंकि रात भर ठीक से नींद ही नहीं आई थी। सुबह पेपर के लिए भी उठना था। उसका चेहरा सोता हुआ सा लग रहा था और मुस्कुराहट फीकी, ये अमल नहीं थी। परेशान होकर किसी बात पर नाज़िया ने बगौर उसके तासुरात देखे तो उसका बालों में चलता हुआ हाथ धीमा पड़ा था, मगर फिर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला और मुस्कुराई थी। पेपर्स में ऐसे ही हो जाती हूँ मैं नाज़िया। अजीब डिप्रेसिंग से दिन और रात होते ही ना और मुकम्मल आराम भी नहीं होता, तो इसीलिए बाकी अल्लाह का शुक्र सब ठीक है। उसने बाल सुलझा कर पीछे कमर पर डाले। ढेर सारे रेशमी बाल कमर पर फैल गए थे। नाज़िया ने उसके बालों को देखा। उसके अपने बाल कभी भी इतने लंबे नहीं थे। इतनी रात में नहाई हो? मौसम देखा है तुमने कितना सर्द है, फिर कहती हो ज़ुकाम हो गया है। अपनी हरकतों से बाज ना आना तुम। वो अब उठकर खुद को बड़े से आईने में देखती हुई अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। अमल के दिल में होक सी उठी थी, जाने वो इस सर्द रातों में कहाँ रहा होगा और अब कहाँ होगा। अरे नहीं, सही है मौसम, सारा दिन तो मिल नहीं रहा टाइम नहाने का। अच्छा, बीजान को ना बताना कि नहाई हूँ मैं, बहुत डांटेंगी वो मुझे।
कुछ ज़रा सा तैयार हो जाओ, लिपस्टिक ही लगा लो। शादी है तुम्हारे भाई की, खुशियाँ तुम्हारे घर की हैं और मेरी तैयारी देखो, तुमसे तो ज़्यादा इनकी बहन मैं लग रही हूँ। वो उसकी बात पर हंसी थी। लो लगा लो लिपस्टिक। उसने उसके श्रृंगार में से लिपस्टिक उठाई, उसका ढक्कन खोलकर खुली पिंक लिपस्टिक उसके करीब की तो उसने चेहरा पीछे कर लिया था। ओहो नाजिया, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, दफ़ा हो जाओ अमल। उसने आगे बढ़कर अपने होठों पर लिपस्टिक गहरी की थी। अमल उसके पीछे खड़ी आईने में देखती अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। वो शिफॉन के दुपट्टे था, इसीलिए बार बार ढलक रहा था। अब चलो भी, उसने नाजिया की तैयारियां देखकर बेजारी से कहा तो वो ढिठाई से हंसती हुई उसके साथ कमरे से बाहर निकली थी। नीचे आकर उसने सबको सलाम किया। लड़कियों के साथ चंद पल बैठकर ऊट पटांग से गानों पर 2-4 तालियां भी पीटी थीं और फिर किचन की जानिब चली आई थी। उसका दिल किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था और अब वक्तन वो वली पर गुस्सा आ रहा था। हाँ, उसे सच में वली पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो एकदम ही चौंकी थी। कोई आदत सी थी जो वापस आ रही थी। उसे याद था वो बचपन में उस पर बहुत गुस्सा किया करती थी। उसे हमेशा दूसरों की बातें खामोशी से सुनने पर डांटना करती थी, उसके लिए अपनी कजिन्स से लड़ाई करती। मगर अब उसने गहरा सांस लिया था। दरमियान में खड़े इस 4 साल के अरसे ने उसे और वली को 2 पहाड़ियों पर ला खड़ा किया था, जहाँ ना अब वो पहले जैसी रही थी और ना ही वली, और ये वली उसे नए सिरे से उस पर गुस्सा आने लगा था। आखिर ये कौन सी बचकाना हरकत है, यूँ इस तरह घर से गायब होना? भला कोई छोटा बच्चा है वो? क्या नहीं जानता कि बीजान आगा जान और वो उसके बगैर नहीं रह सकते? उसने गहरा सांस लेकर अंदर भरते गुस्से को कम किया था, मगर बेबसी से उसका गुस्सा आ रहा था। उसी पल नाज़िया ने किचन में झाँका तो उसे स्लैब के साथ खड़ा पाया था। कमरे से निकली तो किचन में घुस गई। हुआ क्या है तुम्हें? वो उसे देखती कह रही थी। अमल ने गहरा सांस लेकर उसे मुस्कुराने की कोशिश की थी। नूरमा चाय लाए तो सब चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे थे, पुराने गीत गाने लगे। उसे वो याद नहीं था, सो अपनी चाय लेकर मुस्कुराकर सबको देखे गई थी। उसी पल वली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जा किए बगैर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। उसका कमरा लाउंज के दाईं तरफ एक जानिब बना था, जबकि ख़वातीन लाउंज के बाईं तरफ बैठी थीं और इन सब का रुख मुख्तलिफ सिमत में था। किसी ने उसे नहीं देखा था, बीजान ने भी नहीं, मगर अमल सामने के सोफ़े पर बैठी थी, जिसका रुखसार उसके कमरे के जानिब ही था। उसे देखकर वो पल भर के लिए साकत हुई थी, जो अब कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर जा रहा था। उसने वही निस्वारी लिबास पहन रखा था जो आखिरी मुलाकात पर अमल ने देखा था। वो बहुत लंबा सफ़र से आया हुआ लगता था, थका मांदा है, बेबस। उसने जल्दी से मुस्कुराकर ख़ुद को नॉर्मल किया और सबके साथ मुस्कुराने लगी। वली को देखकर उसे करार आया था, सुकून आ गया था उसका हमकता दिल को। मगर उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो उस पर गुस्सा नहीं थी। वो उस पर गुस्सा थी, और वो भी शदीद किस्म का। एकदम उसे अपनी खफगी याद आई तो उसने खुशी पर गुस्सा गालिब आने लगा था। रात का पेपर्स ने उसे वली से ने जगाया था। उसे एक एक करके सारे बदले याद आ रहे थे, मगर लॉन्ज में रोशन जर्द कुमकुमों में उसका खिलता मुस्कुराता चेहरा अब दमक रहा था। वो जानती थी कि वो बिना किसी सिंगार के भी धुले धुले चेहरे में भी हसीन लग रही है। वली ने थका सर सोफ़े की पुष्ट से टिकाया था और फिर यूं ही आंखें मूंदे लेटा रहा। कुछ देर बाद बालों में हाथ फेरता उठा और वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। उसने 3 दिन से यही कपड़े पहन रखे थे और अब उनसे धूल की अजीब सी हुमक उठ रही थी। कुछ देर बाद फ्रेश होता हुआ वो सुरमई शलवार कमीज़ में मलबूस बाहर निकला तो उसके गीले बाल माथे पर पड़े थे। नहाने के बाद जैसे सदियों का बोझ हटा था उसके ऊपर से। खुद को हल्का फुल्का महसूस करता वो तौलिया से बाल रगड़ता बाहर रगड़ रहा था। जब उसके कमरे का दरवाज़ा बजा उसने हाथ रोका था। आ जाएं। उसके कहने पर सब्ज़ सा सरापा उसे दिखाई दिया था। वो बहुत एहतियात से उसके कमरे में दाखिल हो रही थी और फिर अपने पीछे उसने दरवाज़ा भी बहुत आहिस्ता से बंद किया था। वो सब्ज़ जोड़े वाली लड़की को गुंग सा देख रहा था। सब्ज़ रंग में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी जलती रूह को करार आया था, मगर फिर उसे अपने कमरे में देखकर उसे तशवीश हुई थी। बीबी आप यहाँ कोई बात मत करें वली, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ आज। एक पल को उसे लगा पुरानी अमल को देख रहा है, उस पर गुस्सा होती। छोटी सी नाक सुकेड़ती अमल को। कहाँ थे आप 3 दिन वली? 3 दिन? आपको अंदाज़ा भी है कितने परेशान थे हम सब, कितना डिस्टर्ब हो गया था सब। हम कुछ कर रहे थे आपको मगर हम फ़ोन कर रहे थे आपको, मगर आपका फ़ोन बंद आ रहा था। ना कोई अता पता कुछ भी नहीं, कोई खैरियत नहीं, कोई पैगाम नहीं। जानते हैं दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, 100 तरह के ख्यालात डस रहे थे हमें। ये फ़ोन ये किस लिए है, किस लिए ईजाद हुआ है? ये सजाने के लिए? उसे इसी लिए ईजाद किया है ताकि इंसान अपनी खैरियत घर वालों को बता सके, राब्ता कायम रख सके। और आप मोहतरम तो मोबाइल बंद करके बैठे हुए थे। भला तरीका होता है कोई?
वो एक ही सांस में बेज़रक बोले गई थी। वो कितना परेशान हुई थी उसके लिए। उसका दिल हर आंसू तरह के वसवसों का शिकार रहा था और ये जनाब उस पर सही वाला गुस्सा चढ़ा था। मगर बीबी, मैंने शाहनवाज़ को कहा था कि मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा। उसके मासूम से जवाब पर अमल के कानों से धुआं निकलने लगा था। अच्छा, और हम क्यों यकीन करने लगे उस पर आयतनी पर? हमें बताने के बजाय उसे फ़ोन करके कह दिया आपने और मज़े से गायब हो गए। उधर बी जान ने दरवाजे के आगे टहल टहल कर पैर छल कर लिए थे अपने। आगा जान अलग सारी रात जागते रहे और मैं, खुदाया मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। मेरे पेपर सारा ख़राब हुआ है और वजह सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं वली।